मेजर कंटेंट तो हमने डिस्कस कर लिया है। हमने मेटामास्क चला के देखा था ना लास्ट क्लास में। यस मेट सर। मेटामास्क रिलेटेड डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया था ना। अच्छा, मेटामास्क है कि एक ब्राउजर बेस्ड एक्सटेंशन है जो एक वेब 3 की लाइब्रेरी के थ्रू ब्लॉकचेन से आपकी बात करवाता है, आपकी वेबसाइट का या जो आपकी डिसेंट्रलाइज ऐप होती है उससे इंटरफेस से बात करवाता है ब्लॉकचेन की। अच्छा, अब ब्लॉकचेन के कुछ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है और कुछ फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू ब्लॉकचेन पे कनेक्टिविटी होती है, ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट होती है। उसको हम थोड़ा सा क्विकली देखते हैं, इसमें कुछ समझने वाली ज्यादा चीजें नहीं है, थोड़े से बस टर्मिनोलॉजी, इसको जरा क्विकली देखते हुए चले जाते हैं। ये हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम आगे जाके जब हम Q2 के स्टार्ट में सॉलिडिटी पे जो काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम वो समझना चाह रहे हैं अब क्या उसका डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। एक सर किसी मेरे भी। यहाँ पे सवाल है। जी जी प्लीज। सर वो वैसे थोड़ा सा आउट है, लेकिन पूछूंगा मैं। वो ये है कि जैसे एक हम ब्लॉकचेन के ऊपर ना एक ऑनरशिप की वो बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं सॉलिडिटी के ऊपर। ठीक है। तो हम ऑनरशिप जब चेंज करते हैं फ्रॉम वन यूजर टू अनदर, तो उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए मुझे ब्लॉकचेन के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं मिलती। तो वो मैं किसी डेटाबेस के अंदर उस रिकॉर्ड को सेव करवा रहा हूँ। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ब्लॉकचेन के ऊपर हम डेटाबेस को, किसी भी डेटाबेस को, चाहे वो मोंगो हो या माइस्क्वेल हो, तो उसको कनेक्ट कैसे करवाएंगे? यार इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा आपको। इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, कासिम भाई आए थे तो वो शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। ये ऑरिकल्स के ठीक थ्रू है। बात करवानी पड़ती है, नॉर्मली किसी बाहर की डेटाबेस को ही यूज करना पड़ता है क्योंकि आप कुछ लार्ज डेटाबेस स्टोर नहीं कर सकते ब्लॉकचेन के अंदर। यहाँ ये बात तो आपकी ठीक है, मगर किस तरह करेंगे ये शायद कासिम भाई आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब किसी भी ब्लॉकचेन के जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। जिस तरह अगर ब्लॉकचेन की सॉलिड इसकी बात करें, इथेरियम की बात करें, तो सबसे जो पॉपुलर है वो सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वन ऑफ द डेवलपर्स ऑफ ईथर विटेलिक, नहीं दूसरा क्या नाम है, डेविड गून ने बनाई है, जो शायद राइटर ऑफ द बुक भी है। अच्छा, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है किसी भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, उसका कंपाइलर होता है। तीसरा जो उसकी होती है टूल्स एंड लाइब्रेरीज होती हैं। तीसरा ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है। फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट का तरीका होता है। कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के अंदर या जो इथेरियम के जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं या जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में होता है। हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है इथेरियम वर्चुअल मशीन के ऊपर। जिस तरह हमने बात की थी कि दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है इथेरियम के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में होते हैं या जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट डिप्लॉय करते हैं, और दूसरी जो होती है वो ट्रांजेक्शन होती हैं। तो उसमें जो इथेरियम वर्चुअल मशीन समझता है वो कॉन्ट्रैक्ट को समझता है। फिर उसका सोर्स कोड का क्या लेआउट होगा, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेरिएबल होंगे, क्या किस तरह हम उसका इंटरफेस बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसकी सॉलिडिटी लैंग्वेज को थोड़ा सा देख लेंगे। जो इथेरियम का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ये इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। सबसे पहली जो हम पढ़ेंगे उसका नाम सॉलिडिटी है, फिर सर दूसरी जो लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है इथेरियम का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो है सरपेंट, वाइपर, मुटेन, यूल। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो जिस पे डेवलपमेंट हो सकती है। फिर जो सॉलिडिटी या जो इथेरियम का कंपाइलर है उसका नाम है SOLC। ये उसका कंपाइलर है। दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती है, एक कंपाइलर लैंग्वेज होती है। कंपाइलर लैंग्वेजेस पूरा सोर्स कोड एक साथ इंटरप्रेट करती हैं और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो ये जो सॉलिडिटी है ये कंपाइलर यूज करती है और उसके कंपाइलर का नाम है, सॉरी, जो इथेरियम है वो कंपाइलर यूज करती है और उस कंपाइलर का नाम है SOLC। ठीक है, यहाँ तक के लिए कोई सवाल है? फिर उसके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDEs, जिस प्लेटफॉर्म को खोल के या जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो जो इथेरियम का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, एक उसका रेमिक्स है। आप remix.org लिखेंगे तो एक ब्राउजर बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खुल जाएगा, remix.org शायद। तो हम जो इनिशियली स्टार्ट करेंगे वो रेमिक्स पे ही करेंगे। फिर इथेरियम स्टूडियो है, फिर और भी विजुअल कोड, VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, हम आगे जाकर उसको यूज करेंगे।
तो मुख्तलिफ एडिटर है, और भी नाम लिखे हुए हैं इधर। एटम है कोई, एटम तो मुझे भी नहीं पता क्या है। वीएस कोड मैंने यूज करा है, रेमिक्स यूज करा है। तो हम नॉर्मली ये दो ही यूज करेंगे। फिर जिस तरह हमने बात करी एपीआईज, एपीआईज वेब 3 JS एपीआई के थ्रू, जावास्क्रिप्ट की ये एपीआई है, लाइब्रेरी है। इसके थ्रू डेप्स और ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी डेवलप होती है। जिस तरह मैंने बात की थी ना, मेटा मास्क भी जो कनेक्टिविटी ब्लॉकचेन से क्रिएट करता है, वो वेब 3 JS की एक लाइब्रेरी के थ्रू ही करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है? अच्छा, किसी का माइक शोर कर रहा है, प्लीज ऑफ कर दें। अच्छा, सॉरी जनाब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा देखें, अब हम अच्छा, जो इकोसिस्टम है इथेरियम का, एक्चुअली वो यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है कि एक तो हमारी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिख सकते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने की सिर्फ सॉलिडिटी लैंग्वेज नहीं है, और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे सर्पेंट है, वाइपर है, मुल्टन है, यूल है। अच्छा, इसमें जो आपको ज्यादातर मिलेंगी वो सॉलिडिटी मिलेगी, क्योंकि ये 90% जो कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके वो सॉलिडिटी में लिखे हुए हैं, ठीक है, और हम भी सॉलिडिटी ही करेंगे। लेकिन वाइपर भी लैंग्वेज है, जो वाइपर एक्चुअल में ट्रांजैक्शनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शनल का मतलब है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लूप वूप और ये, मतलब इन्होंने बहुत ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, इसमें ऊप्स भी नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल काम किया हुआ है। ये वाइपर में अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही सिंपल सा काम किया हुआ है इन्होंने। जबकि सॉलिडिटी जो है वो हमारी ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। उसके सर अलावा भी रिकॉर्डिंग और भी स्टार्ट। दूसरी, जी सॉरी, सर रिकॉर्डिंग। एक मिनट में हाँ ऑन कर रिकॉर्डिंग देता कर लें। हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारा कंपाइलर। अच्छा, कंपाइलर तो एक ही है और वो सोल्सी कंपाइलर है, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंपाइलर अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है। सोल्सी क्या करता है? सोल्सी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वो कासिम भाई बाइट कोड आप में होस्ट, कासिम कन्वर्ट भाई कर आप देता है। होस्ट बना दिए मैंने आपको, तो आप देखें रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, या आप होस्ट मुझे बना दें। रिकॉर्डिंग तो ऑन है मेरे भाई, ऑन है ना? Recording in progress. ऑन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सोल्सी का कंपाइलर आपको हर जगह चाहिएगा, जितने भी आपको, आप रेमिक्स यूज कर लें, आप ट्रफल यूज कर लें, आप हार्ड हैट यूज कर लें, जितनी भी कंपाइलर होंगे वो सोल्सी पे कंपाइल होगा। अच्छा, मैंने आपको रेमिक्स के अंदर कंपाइलर के वर्जन बताए थे, बहुत सारे वर्जन बताए थे, ठीक है। वो वर्जन किसके थे? सोल्सी के वर्जन से, ठीक है। अच्छा, कंपाइलर सबको पता है कंपाइलर क्या होता है? सर जो कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन पूरे में। कोड। हाँ, जो सर कोड को कंपाइलर पूरे ट्रांसलेट करता सोर्स है, कोड को ट्रांसलेट करता है एट बिल्कुल, वंस। सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है किसमें? मशीन कोड के अंदर, ठीक है जी। ऐसी है, बाइट कोड के अंदर यहाँ पे ट्रांसलेट करता है। जी सर। अच्छा, अब हमारे पास फिर आईडीई के अंदर बहुत सारी आईडीज हैं, ठीक है। हम रिमिक्स को यूज करते हैं, रिमिक्स वेब बेस्ड आईडी है। फिर आपके पास इथेरियम का पूरा स्टूडियो है, इथेरियम स्टूडियो के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इथेरियम स्टूडियो के अंदर, ये भी वेब बेस्ड है इथेरियम स्टूडियो, इसके अंदर आप पूरी डेप्स बना सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट में कोड भी लिख सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा, इसमें बेसिकली टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए हैं आपको। उसके अलावा भी बहुत सारे और हैं। एटम एक आईडी ही है, उसके अंदर आप कर सकते हैं, विजुअल कोड में कर सकते हैं। हम बेसिकली रिमिक्स यूज करेंगे इनिशियली, और उसके बाद हम विजुअल कोड यूज करेंगे ज्यादातर। आई होप कि आप लोग विजुअल कोड से जो है वो वाकिफ होंगे, ठीक है। बहरहाल आप जो कोड है वो किसी भी नोटपैड में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कोई आईडी यूज करनी पड़ेगी। बस आईडी आपको हेल्प ये कर देती है कि वो आपको बहुत सारी प्लगइन्स दे देते हैं, बहुत सारी आपको जो है ना वो बहुत सारी चीजें दे देती हैं कि ताकि आपको मदद मिल सके उसके अंदर, प्रोग्रामिंग फास्ट हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें। जी सऊद अहमद, आपका कोई सवाल है? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद वेब3 एपीआई जो है, एपीआई क्या है, वेब3 क्या है, कोई बताएगा क्या करता है वेब3? सर एक लाइब्रेरी है जो कि ब्लॉकचेन से हमसे कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। सर हाँ, एक इंटीग्रेशन के लाइब्रेरी लिए। है। अच्छा, ये लाइब्रेरी क्या है? बेसिकली ये ब्राउजर के अंदर आपको वेब3 इनेबल करता है, और वेब3 के थ्रू आप बेसिकली किससे कनेक्ट होते हैं? वेब3 के थ्रू आप क्लाइंट से कनेक्ट होंगे, किसी भी क्लाइंट से, या तो आप जो है वो मेटामास्क से कनेक्ट होंगे, या आप लोकल क्लाइंट से कनेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम गनैश से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम जो है वो थ्रू जो है वो मेटामास्क से कनेक्ट हो सकते हैं किसी क्लाइंट से,
ठीक है, तो कौन सा सर्वर कौन था? रॉबस्टन था। रॉबस्टन का कोई क्लाइंट होगा, ठीक है ना, जिसने रॉबस्टन का मेन नेट ऑन किया हुआ होगा, रॉबस्टन का नेट ऑन किया होगा, नेटवर्क ऑन किया होगा। फिर हमारे पास जो है वो सिम्युलेटेड ब्लॉकचेन, जैसे मैंने आपको गनाश का बताया था, हमने देख लिया इसको। उसके अलावा फ्रेमवर्क क्या होते हैं? फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं पूरी एक आपको जो है ना वो एक आप ये समझेंगे पूरी एक एनवायरनमेंट देते हैं और आपको कुछ चीजें करनी होती है और उसके बाद आपकी जो है वो चीज चलना शुरू होती है। अदरवाइज आपको फिर स्क्रैच से सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपको स्क्रैच से सब कुछ ना लिखना पड़े, तो इसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। उसमें ट्रफल है। ट्रफल जो है वो जो फ्रेमवर्क है सबसे पहले अगर आप बात करें, सबसे पुराना फ्रेमवर्क जो इसको हम कहते हैं वो ट्रफल था, ठीक है। सबसे पहले ट्रफल जो है वो आपका ऐड इन हुआ था और इसने आपको ब्लॉकचेन भी दी, लोकल डेवलपमेंट के लिए, लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसने आपको ब्लॉकचेन दी। आपको उसने जो है वो टेस्टिंग का फ्रेमवर्क दिया, आपको जो है कंपाइलेशन और डिप्लॉयमेंट का फंक्शन दिया, ताकि आप सब काम जो है वो विद इन दैट फ्रेमवर्क आप कर सके। हम ट्रफल यूज करके देखेंगे, ठीक है, आगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे अब ट्रफल जो है उसको उसकी जो एडॉप्टेशंस हैं वो तो पहले ज्यादा थी, लेकिन अब कम होती जा रही है, आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि दूसरे फ्रेमवर्क जो हैं वो ज्यादा मशहूर होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ड्रिजल है। ड्रिजल भी ट्रफल का ही फ्रेमवर्क है। ड्रिजल बेसिकली क्या करता है कि आपकी एप्लीकेशन, डैप्स एप्लीकेशन को रिएक्टिव बना देता है। रिएक्टिव से मुराद क्या है कि आपकी एक एप्लीकेशन जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है पता है आपको? जिसमें पेज रीलोड नहीं होता, वो सिंगल पेज होती है। इसमें पेज रीलोड नहीं होता, बिल्कुल। अभी आप जाएंगे ना किसी, जैसे वो दराज पे जाते हैं, दराज पे जब आप जाते हैं तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो वो बटन जो है वो दोबारा से दूसरे पेज पे जाएगा, तो आपको रीलोड होगा पूरा पेज और फिर दूसरे पेज पे आएगा, ठीक है। लेकिन फेसबुक पे ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे ना, फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक पे आप वहीं पे सारी चीजें वहीं लोड हो रही होती हैं, ठीक है, और आपका पेज जो है वो रीलोड नहीं हो रहा। तो अनटिल अनलेस कि आप किसी प्रोफाइल वगैरह पे या किसी बिल्कुल दूसरे इस पे जाएं तो वो होगा, अदरवाइज आप स्क्रॉल करते रहें और वो पेज जो है वो चीजें लोड करता जाएगा आपकी। तो ये जो काम है ना, ये बेसिकली कहता है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग या सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में होता क्या है कि पेज रीलोड नहीं होता। अब पेज रीलोड नहीं होगा तो आपके पास जो ब्लॉकचेन पे है चीजें, वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी आपके पेज पे। मिसाल के तौर पे किसी ने आपको ERC20 टोकन भेजे। अब ERC20 टोकन भेजे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये तो पता चल गया Web3 से कि भाई किसी ने भेजे हैं, तो उसको दिखाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिंक करना पड़ेगा। ब्लॉकचेन में जो चीजें हो रही हैं और आप एक क्लाइंट के, एक यूजर के ब्राउजर में जो चीजें ब्लॉकचेन पे हो रही हैं उसको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो ब्लॉकचेन से चीजें ले और पुश करे यूजर के ब्राउजर में। ये समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या बात कर रहा हूं मैं? जी सर। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने ब्राउजर खोला, मैंने ब्राउजर खोला। अब मैंने ब्राउजर खोला तो होता क्या है, जो सिस्टम चलता है वो इस तरह से चलता है कि आपने ब्राउजर खोला, उसमें एड्रेस लिखा, अब वो एड्रेस जो है वो नेटवर्क से लेके आ रहा है और आपके ब्राउजर पे दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जो काम हुआ ना, नेटवर्क से लेके जब आ गया ब्राउजर पे, अब आप जब तक दूसरा एक्शन नहीं करेंगे तब तक चीजें जो है वो चेंज नहीं होगी। जब आप एक्शन करेंगे तो चीजें चेंज होंगी, ये नॉर्मल में होता है। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में ये होता है कि आप एक्शन करें ना करें, अगर बैक एंड से कोई चीज हुई है तो वो हो जाती है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी कहा कि आपको किसी ने ERC20 टोकन भेजे, अब भेजे तो आपने कोई एक्शन नहीं किया, ठीक है, आपके पेज पे, वो आपके स्क्रीन पे एक पेज खुला हुआ है, आपने कोई एक्शन नहीं किया। लेकिन चूंकि उसने भेजे तो ब्लॉकचेन पे अपडेट हो गई चीज। अब ब्लॉकचेन पे जो चीज अपडेट हुई है वो ये कह रही है कि आपके जो, लेट्स सपोज आप एक ईथर की बात कर लेते हैं, चलिए बिटकॉइन की बात कर लेंगे, ईथर की बात। तो किसी ने ईथर भेजे आपको, आपने कहा कि भाई मेरा जो ईथर का बैलेंस था वो 20 ईथर था। अब किसी ने जब आपको भेजे तो वो ईथर बैलेंस, सब किसी ने जो है वो 2 ईथर, उमर भाई ने मुझे 2 ईथर भेजे। अब जब 2 ईथर भेजे उसने तो वो मेरी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब मैं एक्शन करूंगा तो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है।
तो अब ब्लॉकचेन पे जो चीज हो रही है वो पुश करवाने के लिए मेरी स्क्रीन पे मुझे मेरे बगैर एक्शन किए हुए वो अपडेट हो जाए चीज, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग कहते हैं, और इसको एक और काम कहते हैं कि पुश करना कहते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जैसे आपके पास मोबाइल के अंदर जो आपके नोटिफिकेशन होते हैं उसको पुश नोटिफिकेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको गेट नहीं कर रहे, वो तो खुद ही आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास बहुत सारे पुश नोटिफिकेशन आते हैं, वो पुश नोटिफिकेशन क्यों कहलाते हैं, वो सर्वर से पुश होते हैं आपकी तरफ। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आपको कोई मैकेनिज्म चाहिए होता है, वो मैकेनिज्म ड्रिजल प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से और भी बहुत सारे आपके फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बेसिकली आपको ये प्रोवाइड करते हैं। वेफल है, वेफल बेसिकली टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, और कोई बहुत सारे फ्रेमवर्क है, ये तो कुछ लिखे हुए हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे वेब फ्रेमवर्क्स हैं, रिएक्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। तो आपको इस तरह के बहुत सारे फ्रेमवर्क नजर आएंगे जो कि इथेरियम की प्रोग्रामिंग को आसान करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा आपके पास मेटामास्क तो है ही वॉलेट, उसके अलावा भी इस मेटामास्क के अलावा भी और बहुत सारे वॉलेट्स हैं। तो आप जब डेवलपमेंट करेंगे और आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे तो आपको इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, इन सारी चीजों के साथ आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, इन सारी चीजों को यूज करना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं आप मेरी बात? राइट सर। ये Okay जी, बहुत next. अच्छा डायग्राम है ये। पहले आपको बहुत सारे लोगों को इससे आइडिया हो जाएगा कि हम ये बार बार जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, कभी गैनाश यूज करें, कभी ट्रफल यूज करें, कभी मेटा, तो ये कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ फिट होते हैं इस इकोसिस्टम के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका तो आप प्रिंट आउट निकाल के आप रख लें अपने पास। ये सोल क्या है, रिमिक्स क्या है, ये आपको आपके क्विज विज वगैरह में भी हेल्प करेगा और आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आगे जाके ये टर्मिनोलॉजीज हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो ये आप डायग्राम जहन में होगा आपके ना, तो ये टर्मिनोलॉजीज आप फिर सुनेंगे तो आपको फिट करने में आइडिया होगा कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हाट गैनाश इज, व्हाट ट्रफल इज, व्हाट मेटामास्क इज। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ये समझ लें। ये बहुत अच्छा डायग्राम है जी। ओके जी, नेक्स्ट। के पास जी सर इसी डायग्राम से क्वेश्चन है जी, प्लीज जी। पूछें। सर ये मुख्तलिफ ऑप्शंस है ना हर चीज के लिए, लैंग्वेज कंपाइलर और उसके लिए, तो क्या अभी तक कोई पाथ स्टैंडर्डाइज हो सका है कि भाई ये चीजें अगर यूज करें तो क्विकली या अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से काम होता है? और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एपीआई और फ्रेमवर्क सिमिलर सी चीजें लग रही हैं, इनमें क्या फर्क है? अच्छा देखिए, एपीआई और फ्रेमवर्क जो है ना, दो अलग अलग चीजें हैं। इसका मैं बता देता हूँ एपीआई क्या होती है। देखिए, एपीआई क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है आपका। उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको बहुत सारी सर्विसेज यूज करनी होती हैं और सर्विस के थ्रू आपका कोई ना कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एपीआई में देखें तो आपके पास Web3.js है, इसके अलावा भी और एपीआई हैं, जैसे इंश्योरा है, अल्केमी है, सबग्राफ है। ये वो सारी चीजें हैं जो बेसिकली आपको क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अल्केमी है, अल्केमी या इंश्योरा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं आपको कि आपको अगर इथेरियम के ऊपर आपको कनेक्ट होना है, ठीक है, तो वो एक आपको एप्लीकेशन इंटरफेस दे रहे हैं। फ्रेमवर्क जो है वो डिफरेंट चीज है। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, एक किट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए आपको किट चाहिए ना, आपको एक बैग चाहिए, बैग के अंदर बैट होने चाहिए, मल्टीपल बैट होने चाहिए, अगर मल्टीपल पैड होने चाहिए, बॉल्स होनी चाहिए, तो ये कहलाती है किट। तो फ्रेमवर्क जो है ना वो एक किट है। ठीक है, जो एपीआई है, एपीआई इज डिफरेंट। एपीआई जो है वो बेसिकली क्या है कि आप किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज ले रहे हैं और उसका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। Web3 बेसिकली क्या है, Web3 भी एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो ब्राउजर से कनेक्ट करने में मदद करेगा किसी क्लाइंट को। क्लियर हुआ ये बात? एपीआई हम कह सकते हैं प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड आप कह सकते हैं, या प्लेग्राउंड तो नहीं कह सकते इसको, आप इस तरह से कह सकते हैं कि भाई आप किसी भी, आप लेट्स सपोज के क्रिकेट में अगर आप आए हैं तो आपने जो है वो सर्विसेज लेनी है। ठीक है ना, सर्विसेज किसकी लेनी है भाई, पानी वाला होना चाहिए, एम्पायर होने चाहिए, मिसाल के तौर पे है ग्राउंड्समैन होना चाहिए। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, सबकी, कि भाई ठीक है, वो कोई खाना खिलाने वाला, कैंटीन शैंटीन वाला भी होना चाहिए। ठीक है, वो ग्राउंड में होना चाहिए, तो आप उसको जो है वो उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज लेना है, आपकी अपनी एक किट है
जो कि आप लेके जा रहे हैं ग्राउंड में, वो आपकी पर्सनल किट है। तो प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क जो है वो आपके लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपको हेल्प करते हैं कि आप डेवलपमेंट शुरू कर सके, एनवायरनमेंट बना के दे देते हैं। प्रोग्रामिंग इंटरफेस जबकि दूसरी चीज है, वो बेसिकली दूसरे लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी बेसिकली इंटीग्रेशन के प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं। मिसाल इसको एपीआई को इस तरह से समझ लें कि भाई आपको अगर टेलीविजन जो है या टीवी जो है या कोई भी इक्विपमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करना है तो आपके पास रिमोट्स होता है। रिमोट क्या है? रिमोट एक प्रोग्रामिंग बेसिकली एक इंटरफेस है, ठीक है। वो रिमोट एक्चुअली क्या होता है? रिमोट एक्चुअली पूरा प्रोग्राम नहीं होता, वो तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होते हैं? बटन्स होते हैं। तो आप टीवी को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक है। आप टीवी के वॉल्यूम ऑन बढ़ाएंगे, कम करेंगे। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, उसके जो फंक्शंस हैं उसका एक मेरा मोबाइल गिरा दिया, टूट जाता तो फिर। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क ये है कि एपीआई जो है वो बेसिकली क्या है? आपका एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप बेसिकली किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज को, फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। आप समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है? सर दूसरा था वो स्टैंडर्डाइजेशन की बात। यार ये प्लीज माइक ऑफ कर ले। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं है। तो दूसरा ये कि अब इतनी सारी ऑप्शन आ गए ना कि ये फ्रेमवर्क ले लो, ये एपीआई ले लो, ये लैंग्वेज यूज कर लो, तो कौन सी चीजें अब तक स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं या कह लें कि 99% वही स्टैंडर्डाइज नहीं होती। ये होता है स्टैंडर्डाइज कुछ चीज नहीं होती। इसमें ये होता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। आप प्रेफरेंस जो है वो बहुत सी आपका बैकग्राउंड से आ रहा होता है। आप किस किस्म के प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आए हैं तो उस तरह की आपकी प्रेफरेंसेस होगी और उस तरह के टूल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि आप अगर किसी लेट्स सपोज अगर आप बेसिकली कोई जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले हैं तो उसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनी के टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं और किस किस्म के टूल्स में कंफर्टेबल है, आप वैसे टूल लेंगे। तो ये भी इसी तरह से है। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो बेसिकली प्रोटोकॉल लेवल पे होती है, टूल्स लेवल पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती, ठीक है ना। टूल्स तो आपके हर कंपनी अपने टूल्स बना रही होती है, वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल पे, किसी ना किसी स्टैंडर्ड पे बना रही है, वो सही है। लेकिन टूल्स आपके लिए कोई, अगर मैं आपकी बात करूं कि यार मुझे कोई स्टैंडर्ड चीजें बता दो, तो ये जो बताई जा रही हैं ये बेसिकली उन स्टैंडर्ड चीजों के टूल्स हैं। स्टैंडर्ड चीजें क्या है? कंपाइलर है, आईडी है, लैंग्वेजेस हैं, एपीआईज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी जब आप एक ब्लॉकचेन फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे। सर इसको इस तरह भी कह सकते हैं ना कि जैसे आपका वीडियो स्टूडियो है वो आपको VB.NET भी दे रहा है, C भी दे रहा है, दूसरी भी दे रहा है लैंग्वेजेस। तो जो बेसिक करके आ रहे हैं, विजुअल बेसिक करके आ रहे हैं, एजुअल बेसिक करके आ रहे हैं, वो VB.NET में प्रोग्राम कर सकते हैं। जो C करके आ रहे हैं वो C.NET में कर सकते हैं। सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप C# में आप समझते हैं कि जी हमने प्रोग्रामिंग की हुई है C# में और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, तो आप C# में ही प्रोग्रामिंग करें, सॉलिडिटी की डेवलपमेंट भी C# में करें, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके जी, आगे चलें। तो आगे जो है वो इसी चीज को डिफाइन किया हुआ है, मैंने ये पूरा डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट आप उसमें जाएंगे तो आपको यही जो है वो डिटेल में डिस्कशन मिलेगी आपको। ये लैंग्वेजेस आ गई, टूल्स एंड लाइब्रेरीज आ गई, गनाश वगैरह हम देख चुके हैं। आगे नेक्स्ट अच्छा, Node.js में बता दूं थोड़ा सा, ये अगर बैक करें तो ये Node.js इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, Node.js जो है वो आपके पास इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। Node.js क्या है? कोई बताएगा Node.js क्या है? सर रन टाइम है, रन टाइम है मतलब सर्वर साइड। अच्छा जी, रन टाइम तो ये तो मुझे समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई, लेकिन रन टाइम क्या है, क्या मतलब है इसका, क्या है Node.js? अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना है और आप ब्राउजर पे नहीं चलाना चाह रहे, आप सर्वर साइड पे, क्लाइंट साइड पे सर्वर साइड पे लाना चाह रहे हैं, तो वो Node.js से बेसिकली वो। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग सब। देखें था सिस्टम जावास्क्रिप्ट की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े ना, तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कैसे हुई, कैसे स्टार्ट हुई जावास्क्रिप्ट पे बताएगा? बेसिकली जावा के बाद जावास्क्रिप्ट आई। जावा वाज कंप्लीट नहीं, जावा से जावास्क्रिप्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे मैं बता दूं आपको। एनीवे, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज आई थी शुरू में मेरे ख्याल से। जावा से जावास्क्रिप्ट का जरा सा भी ताल्लुक नहीं है। बेसिकली बात सर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए सर ब्राउजर्स के ऊपर थोड़ी एनिमेशंस वगैरह और
बिल्कुल बिल्कुल। देखें अब ब्राउजर तो आ गए थे आपके पास, ठीक है, और ब्राउजर पहले कैसे आए थे कि ब्राउजर से आपके पास लिंक थे और आप एक लिंक पे क्लिक करते थे, दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता था, दूसरे उसमें जो लिंक थे उस पे आप क्लिक करते थे तो तीसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता था। तो ये बेसिकली हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट है। अब जरूरत ये फील हुई कि ठीक है जी हमने ये कर तो लिया, लेकिन अब अगर हमें इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या कुछ इस तरह की चीज करनी है तो हमारे पास कोई ऐसी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए इस पे कि हम ये काम करते हैं, या हम कुछ चीज जो है वो हाईलाइट कर दें या प्लस कर दें या माइनस कर दें या व्हाटएवर। तो थोड़ी बहुत चेंजेस के लिए जावास्क्रिप्ट इजाद हुई कि ब्राउजर के अंदर एक ऐसी छोटी सी लैंग्वेज जो कि कुछ मैनिपुलेशन दे सके, उसको डॉम मैनिपुलेशन दे सके, कुछ वैलिडेशंस लगा सकें, ये सारी चीजें थी। ठीक है जी, तो यहाँ से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर जे स्क्रिप्ट बनाई माइक्रोसॉफ्ट ने, एक्टिव स्क्रिप्ट बनाई माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत जो है ना वो उल्टे सीधे काम किए हैं उसके अंदर। बट द थिंग इज के इवेंचुअली मतलब वो अगेन वही थी कि बहुत शुरू में था तो कोई स्टैंडर्ड नहीं थे और हम हर एक ने जो है वो इसको जो है वो कोशिश की कि भाई हम इसको जो है वो मोनेटाइज कर लें। तो नेटस्केप ने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट बनाई थी। ठीक है, नेटस्केप से यहाँ से चली थी जेस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब ये चलते चलते हुआ क्या कि जब गूगल आया तो गूगल ने कहा कि यार इस जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर कैसे चलाएं, क्योंकि वो ब्राउजर नेटिव थी, ये स्क्रिप्ट ब्राउजर में ही थी और ब्राउजर नेटिव चलती थी। तो इसको बाहर कैसे निकालें, तो बाहर निकालने के लिए गूगल ने क्या किया कि एक V8 इंजन डिजाइन किया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि भाई हम ब्राउजर से इसका जो एक इंजन है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम V8 इंजन कहते हैं, और अब ये बेसिकली क्रोमिफाई हो गया। तो अब उन्होंने क्या किया कि उसको बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने से हुआ क्या कि अब जावास्क्रिप्ट जो है उसके पास एक इंजन है और वो इंजन आप कहीं भी रखेंगे तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये Node.js और यहाँ से फिर Node.js बनी, और Node.js क्या बना कि उसने बेसिकली उसी V8 इंजन को यूज करते हुए, स्क्रिप्ट को यूज करते हुए अपनी जो है वो अब आप एग्जीक्यूशन जो है वो कहीं भी किसी भी जगह पे कर सकते हैं, सर्वर साइड भी कर सकते थे, क्योंकि पहले तो ब्राउजर पे ही चलती थी जावास्क्रिप्ट, तो सर्वर साइड भी आप करने के लिए Node.js आई। ठीक है, और Node.js जो है वो फिर हिट हो गई और बहुत सारा काम जो है वो अब Node.js में हो रहा है। और अब जो काम हो रहा है वो उसमें ये हो रहा है कि आपके जितने पैकेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे पैकेजेस हैं और पैकेज मैनेजर जो npm है इसका वो बहुत मशहूर हो गया। ठीक है, तो आप जावास्क्रिप्ट जब स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई ना कोई पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो पैकेजेस क्या होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिकली कोई काम करना है, कोई मैथ के जो है वो साइन थीटा वगैरह या ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस अगर आपको एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, और लाइब्रेरीज कहाँ से आएगी, npm से आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जितने फ्रेमवर्क हैं, जैसे ट्रफल हो गया, अब ट्रफल को इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो ट्रफल को इंस्टॉल करने के लिए आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, और Node.js के अंदर से आप npm के थ्रू ट्रफल को इंस्टॉल कर लेंगे। वैसे आप विंडोज में एग्जीक्यूटेबल भी अवेलेबल है, वहां से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली जब आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जनाब यहाँ से ये जो Node.js है वो आप इंस्टॉल करेंगे और इसके जो पैकेज मैनेजर है उसके थ्रू आप बहुत सारे लाइब्रेरीज जो आप बेसिकली यूज करना चाहें उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो Node.js बड़ी जरूरी है और इसके अंदर जो टूल्स एंड लाइब्रेरीज का जो पैकेज मैनेजर है वो बहुत फेमस है, और उसके लिए ही हमें जो है वो Node.js हमेशा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज। जी सर, ये रन टाइम जो है वो इंजन के इक्विवेलेंट है सर, मतलब इंजन को हम ये कह सकते हैं कि वो रन टाइम है। रन टाइम इंजन नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो जावास्क्रिप्ट का जो V8 इंजन है, हम ये कह सकते हैं कि V8 इंजन जो है, जो इंजन है इसका जावास्क्रिप्ट का वो EVM है, EVM है वो। ठीक है, जैसे इथेरियम की वर्चुअल मशीन है उस तरह से वो इंजन है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, उस जावास्क्रिप्ट को रन करता है, तो वो एक वर्चुअल मशीन है, उसी तरह से है। ठीक है ना, ठीक है सर। अच्छा जी, इम्बाक जो है वो बेसिकली अगेन सिमिलर टू इसके इसी का तकरीबन है। ठीक है, इसी तरह से काम करता है इम्बाक भी। इट यूज्ड फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, कॉन्फ़िगरेशन एंड टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ड्रिजल का मैंने आपको बताया कि द कलेक्शन ऑफ फ्रंट एंड लाइब्रेरीज that allows easy development of web UIs and decent। अच्छा, ये ड्रिजल बेसिकली रिएक्ट के साथ चलता है और रिएक्ट के बहुत सारे कंपोनेंट जो है ना वो आपको बना के दे रखा है। लेकिन अब जो ड्रिजल है ना वो बेसिकली फेज आउट हो गया है। मैं आपको बता दूं कि ड्रिजल अब बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं होता, ड्रिजल फेज आउट हो गया है, और उसके अलावा बहुत सारी और भी लाइब्रेरीज आ चुकी हैं जिसपे बेसिकली अभी काम हो रहा है। ठीक है,
हमने भी जो है वो हमारे Q4 में ड्रिजल थी, लेकिन हमने Q4 में जो है वो इसको ऑफ कर दिया है और उसकी जगह जो है वो अब हम मोरालीज पढ़ाते हैं। ठीक है, मोरालीज जो है वो बेसिकली आप ये समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सारी जो है ना वो दे रहा होता है, आपको बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है वो बनी बनाई आपको मिल जाती है वहां से। तो मोरालीज जो है वो अब हम यूज कर रहे हैं ड्रिजल की जगह, जो हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, ब्राउनी जो है वो पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क है। ठीक है जी, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। अच्छा, वेफल प्लीज एक हाँ जी, वेफल जो है वो बेसिकली ओपन जैपलिन ने निकाला हुआ है। वेफल बेसिकली एक फ्रेमवर्क, अच्छा वेफल जो है वो सॉरी ट्रफल नहीं निकाला हुआ है, ये एक टेस्टिंग का पूरा फ्रेमवर्क है। इसमें ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं वेफल के अंदर। ठीक है, डिप्लॉयमेंट भी आपकी होती है। ये बेसिकली फास्टर देन ट्रफल है। अगेन वेफल जो है वो ओपन जैपलिन ने निकाला हुआ है। आई एम राइट। ओपन जैपलिन जो है, अच्छा ओपन जैपलिन क्या है? ओपन जैपलिन का आपका जो है ना ओपन जैपलिन से बहुत ज्यादा वास्ता पड़ेगा, क्योंकि ओपन जैपलिन जो है वो एक स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड आपको ऑडिटेड बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देता है बने बनाए। ठीक है, आप openzeppelin.com पे जाएंगे, .com है या .org, लेकिन देख लीजिएगा ओपन जैपलिन पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे जो बेसिकली बने बनाए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एंड यू कैन यूज इट फ्रॉम देयर। आगे जाके हम जो है वो ओपन जैपलिन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे बाकायदा से। ठीक है, और उसके अंदर ERC20, ERC 721 की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ERC 115 की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। उसके अलावा हम मैथ्स है, उसके अलावा और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसको हम देखेंगे। तो ओपन जैपलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हम उसको पूरा देखेंगे। ईथर.js जो है वो ईथर स्कैन ने जो है वो अपने इंटरफेसेस के लिए, क्योंकि ईथर स्कैन मैंने आपको बताया था कि क्या है, एक नोड है जिसने एक वेब इंटरफेस अपने ऊपर लगाया हुआ है। तो उन्होंने अपने जो है वो एक ईथर.js बनाई थी, अभी ये बहुत मशहूर है ईथर.js। इट्स बेसिकली वेब3 का जो है वो ऑल्टरनेट है ये। ठीक है, ईथर.js, हार्ड-हैट और ईथर.js ये बहुत मशहूर है। ट्रफल की जगह हार्ड-हैट ने ले ली है। तो हार्ड-हैट जो है वो अगेन एक फ्रेमवर्क है जो डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क है। इसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, टेस्टिंग होती है, आप रन कर सकते हैं। और इसी तरह से ईथर.js है जो कि वेब3 का ऑल्टरनेट है। ट्रफल का ऑल्टरनेट हार्ड-हैट है। ठीक है जी, आगे चलिए। अच्छा, अब बेसिकली अगर आप एज अ सॉलिडिटी प्रोग्रामर देखें तो आप सॉलिडिटी प्रोग्रामर क्या कर रहे होंगे? आप बेसिकली कर रहे होंगे, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट कर रहे होंगे, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टेस्ट लिख रहे होंगे, यूएटी, आप बेसिकली यूनिट टेस्ट जो है ना वो बड़े जरूरी हैं। आप दूसरी प्रोग्रामिंग में यूएटी करें ना करें, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। टेस्ट लिखने के लिए हार्ड-हैट वगैरह के लिए अंदर नेटिव सपोर्ट है, ट्रफल के अंदर भी नेटिव सपोर्ट है, और आप जो है वो इसमें जो है वो सॉलिडिटी के ही आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टेस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा चाय मौका एक और फ्रेमवर्क है टेस्ट बनाने के लिए, बहुत ज्यादा यूज होता है टेस्टिंग के लिए। तो चाय मौका का फ्रेमवर्क भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे? डिप्लॉय कर रहे होंगे। जी सॉरी, कोई कुछ कह रहे हैं? चाय मौका, जी ऐसे ही नाम है। यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे आपको नाम, ट्रफल मिलेंगे, कॉफी मिलेगी आपको, इस तरह के बहुत सारे नाम मिलेंगे। तो आपकी जो है ना जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपके मुंह में जो है वो पानी आता रहेगा। ठीक है जी। जी जिसका जावा भी कॉफी का ही नाम था। हाँ जी बोलें, सॉरी, हाँ जावा भी कॉफी का नाम है, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको जो कि कॉफी से रिलेटेड होंगे, जो कि डेवलपर के रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड होगी। तो चाय भी किसी ने बना दी है और मौका भी किसी ने बना दिया है, ताकि कोई बोर ना हो। ये कितनी दफा मिलाएगा मौका भी कॉफी का नाम है वैसे कोई। हाँ चाय का कितनी दफा मौका मिलेगा? जी चाय का मौका जरूर मिलेगा। वैसे भी यहाँ तो आवाम जो है हमारी चाय पी के उल्टी हो गई है, समझ नहीं आ रही कितनी चाय पीते हैं हम लोग। बहुत चाय पीते हैं भाई हम लोग, बहुत चाय पीते हैं। चाय को कम करना पड़ेगा। कोई और चीज नहीं पीता ना, इसलिए चाय से गुजारा करना पड़ता है। अरे भाई चाय का तो मैं आपको एक वैसी बात बताऊं कि हम लोग जो है ना वो अभी हम बीच में डिस्कशन कर रहे थे एक बात में, सीरियसली बताऊं कि मैं हैरत में होता हूं कि यार आपने, मेरे ख्याल से पता नहीं कराची में तो बहुत ज्यादा है,
अगर आप लोग कराची में देखें तो यहाँ ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग शॉप लेने के लिए 10 बार सोचेंगे कि यार इतनी महंगी जगह है, इतनी बड़ी जगह है और इतना महंगा इसका रेंट है, यहाँ पे मैं शॉप लूं या ना लूं। वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जो है ना वो आपको चाय की दुकान मिलेगी पठान की। अच्छा, एक ही नहीं, वहाँ उसके पे बराबर बाहर एक दो जी मिलेंगी बराबर बराबर में। और वह जी बाहर सर, जो है ना वो बिल्कुल। लोग इतने मिलेंगे आपको वहाँ पे चाय की दुकान पे कि यू वोंट इमेजिन। लेकिन बहरहाल मैं तो उसकी इकोनॉमिक देख रहा था कि भाई ये जिस जगह पे बैठा हुआ है उसका किराया जो है ना कम से कम जो है वो 3 से 4 लाख रुपए होगा उस शॉप का खाली, या शायद उससे भी ज्यादा होगा। मतलब हाँ, मैंने भी देखी है। उमर भाई बहादुराबाद के अंदर जो पोश एरिया है वहाँ पे चाय की जो आप शॉप देख रहे हो उसका किराया तो मेरे हिसाब से 5-6 लाख के करीब होगा। मगर मैंने एस्टिमेट किया था इसी दुकान का कि वो थाउजेंड ऑफ कप दिन में बेच रहा है, मोर देन अराउंड 1000 कप दिन के। वही ये सर शायद मेरे उससे भी ख्याल ज्यादा है। से इसी से मैं उसकी इकोनॉमिक पे हैरान होता हूँ कि यार इतनी चाय पीते हैं हम लोग कि जो पठान है वो किसी को सोचता ही नहीं है कहाँ पे उसको जगह लेनी है। कहीं भी बिल्कुल पोस्ट एरिया में भी वो जगह लेके वो चाय की जो है वो दुकान खोल देगा। तो एक बहुत आप बड़े सोचे कि तबके का है कितनी ना, वो कंजम्पशन है। नेटवर्किंग स्पॉट है, टी शॉप है ना बेसिकली। हमारे इधर एक नेटवर्किंग स्पॉट है, बहुत बड़ी कम्युनिटी का, मजदूर तबका हो गया, हमारे जैसे लोग भी अगर कहीं दोस्त बैठते हैं तो वो एक नेटवर्किंग स्पॉट है, चीप। बिल्कुल सर। और बस इंडियंस ने काफ़ी जो है ना इन्वेंशंस कर ली हैं, चाहे मौका भी शायद उन्हीं की तरफ से ही है। तो इसी तरह की काफ़ी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स, पोस्टमैन, काफ़ी चीज़ें जो है ना वो इन्वेंट्स कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। तो अभी हमें एज अ पाकिस्तानी जो भी हैं इनको काफ़ी चीज़ों की इंट्रोड्यूस करने की काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है इसमें, कि मगर ये हम भी हर अपने जगह होता है। ब्रांड्स। वो बाहर मुल्कों में बियर शॉप्स हैं, टी स्पॉट्स हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा और बहुत वैरायटी है। तो हमारे इधर ऑप्शन लोगों के पास कम है और चीप ऑप्शन यही अवेलेबल है, इसलिए शायद सक्सेस रेशियो इसलिए ज्यादा है। अब तो हमारे इधर भी हो गया है। अच्छा चलें जी, चलें जी और आगे क्या चलें। है प्रैग्मा? अच्छा हम इसको देख चुके हैं, ठीक है जी। सॉलिडिटी में प्रैग्मा क्या होता है, क्या होता है जी प्रैग्मा, बताएंगे कोई? सर कंपाइलर का वर्जन सेट करता है। कंपाइलर का वर्जन, बिल्कुल जनाब, कंपाइलर का वर्जन सेट करते हैं। अच्छा जी, पहले अब ये बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहा है कि अगर आप सॉलिडिटी का कोड लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है जी। पहले हम बताते हैं वर्जन, ठीक है, सॉलिडिटी के कौन से वर्जन पे ये चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम बताते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है कि दूसरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, दूसरी फाइल से चीजों को इंपोर्ट करना। अच्छा, इंपोर्ट करने में होता क्या है कि अब आप बेसिकली सॉलिडिटी में तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आप इसका बाइट कोड बनाएंगे तो वो बेसिकली एक ही फाइल में सारी चीजें होंगी, ठीक है ना जी। तो आप बहुत सारे आप अगर ईथर स्कैन पे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, वैलिडेटेड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर पता नहीं कितने सारी क्लासेस बनी हुई हैं एक ही फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये कॉमन है, बहुत सारे लोग पहले इंपोर्ट ज्यादा यूज नहीं होता था और लोग जो है वो उसी के अंदर अपने जैसे रिमिक्स में अगर आप बनाते हैं तो रिमिक्स में पहले इंपोर्ट नहीं यूज होता था, तो इंपोर्ट की जगह वो बेसिकली क्या करते थे कि उसी के अंदर कॉपी पेस्ट कर देते थे और एक ही फाइल के अंदर सारी चीजें जो हैं वो डाल देते थे। लेकिन अब इंपोर्ट जो है वो ज्यादा यूज हो रहा है, रिमिक्स में भी यूज हो जाता है। तो इंपोर्ट का अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपने अगर कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं, पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। कमेंट्स इस तरह से होते हैं आपके नॉर्मल। कमेंट्स का मतलब ये है कि आप बेसिकली कोई अपनी याद दहानी के लिए कोई चीज लिखना चाहें कोड के अंदर, तो या किसी को बताने के लिए कि या ये कोड आपने क्यों लिखा है या ये वेरिएबल क्या करना चाह रहा है, तो ये सारे आप कमेंट्स जो है वो ऐड अप करते हैं। बेसिकली आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरप्रेटर है तो वो कंपाइलर है, वो ये कोड, ये लाइंस ऑफ कोड ना पढ़े, तो उसके लिए भी ये यूज होता है कमेंट। और प्रैग्मा जिस तरह बताया कि फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा, कभी भी आप भी सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे जो सबसे फर्स्ट लाइन होगी ना वो कंपाइलर को डिफाइन करेंगे हम प्रैग्मा सॉलिडिटी करके। ओके जी, सर इसमें आगे कैरेट साइन का क्या मकसद है, ये जो प्रैग्मा सॉलिडिटी का? कैरेट साइन का बहुत अच्छा सवाल है। कैरेट साइन का क्या मतलब है? कैरेट साइन का मतलब ये है कि ये 0.5 और उससे आगे के जितने भी वर्जन, 0.5 के अंदर जितने भी वर्जन है ना माइनर, वो सब पे चलेगा। 0.5 या उससे आगे देख सकते हैं कि मतलब 0.5 से लेके आगे मतलब 0.9 तक या मतलब ऐसे। हाँ, 0.5.9 तक चलेगा ये। कैरेट का मतलब जो
माइनर वर्जन, सारे माइनर वर्जन उसने इंक्लूड कर दिए। ठीक है जी, नेक्स्ट। 0.6 नहीं। ओके जनाब, सॉलिडिटी। अब सॉलिडिटी एक्चुअल लैंग्वेज क्या है? ठीक है, सॉलिडिटी जो है वो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट की एक जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई एक लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे नोटेशंस यूज होते हैं, बट ये एक OOPS बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उन्होंने मिक्स किया हुआ है और उसके हिसाब से जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो क्लास की जगह कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और बाकी इंटरफेसेस वगैरह सारी चीजें हैं। जब हम OOPS को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है OOPS और किस तरह से OOPS में प्रोग्रामिंग होती है। OOPS बेसिकली एक आप ये कह लें कि एक सिमेंटिक है, ठीक है, प्रोग्रामिंग करने का। अच्छा, सॉलिडिटी जो है वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे कंपाइल टाइम पे चेक होगी टाइप्स। जी, अब देखें जावास्क्रिप्ट नॉर्मली जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, अभी आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली होगी होपफुली, आपने जो है वो 40-42 चैप्टर कर लिए हैं, तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप का मतलब है कि रन टाइम पे टाइप डिफाइन होती है कि एक इंटीजर जो है वो, उसको जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर डिफाइन करें, उसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, उसमें इंटीजर भी डाल सकते हैं। तो रन टाइम पे जब वो रन करता है उस पर्टिकुलर लाइन को, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से वो उसकी टाइप को डिफाइन कर देता है। ठीक है जी। और स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको पहले से, यानी कि जब आप लिख रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं, उस वक्त आपको डिफाइन करना पड़ता है कि ये वेरिएबल जो है किस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। ताकि वैलिडेशन ऑब्वियसली रन टाइम, क्योंकि यहाँ पे रन टाइम पे कोई चीज चलना बहुत ही ज्यादा कॉस्ट, महंगा है, एक्सपेंसिव है। आप बेसिकली रन टाइम क्या है, यहाँ पे आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे जाके रन टाइम करेंगे तो यहाँ पे तो डायनेमिक लैंग्वेज का पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। उसके अलावा जो है वो जैसे मैंने आपको बताया क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जगह नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इन्होंने सॉलिडिटी लिखी हुई है जी। नेक्स्ट, वेरिएबल्स आपके 3 तरह के होते हैं जनाब। लोकल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं और स्टेट वेरिएबल्स हैं। अच्छा, लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो कि आपके पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में या पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं, फॉर के लूप के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये जितने भी आपके बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लिखे हुए होते हैं वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो टेम्पररी होती है, यानी कि वो जब ब्लॉक चल जाएगा तो वो फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह से ले लें आप कि लोकल वेरिएबल क्या है। एक कमरे के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो उसका जो लाइफ साइकिल है वो उस कमरे जितना ही है। ठीक है, वो कमरा अगर खत्म हो जाता है तो बेसिकली वो चीज भी खत्म हो जाती है। तो लोकल वेरिएबल का मकसद ये है कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो डिफाइन हुआ है। जैसे ही वो एरिया एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा तो उसका वेरिएबल भी ऑफ हो जाएगा, तो इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब, जी जी, स्कोप, हाँ स्कोप भी ये बिल्कुल ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की जगह स्कोप ज्यादा सही वर्ड है। स्कोप के अंदर आप बेसिकली डिफाइन कर दो और उस स्कोप का जब एंड होता है तो वो वेरिएबल खत्म हो जाता है जी। और कोई बात कर रहे हैं? ओके, ग्लोबल वेरिएबल जो है इन लोकल की जगह ग्लोबल वेरिएबल क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो जब तक होता है, यानी कि उसकी डिपेंडेंस जो है स्कोप पे नहीं होती, वो स्कोप से बाहर होता है और बहुत सारे लोग उसे रीड कर सकते हैं और उसे ग्लोबल वेरिएबल को राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल whose value or present till function is executing, that is the thing is के ग्लोबल वेरिएबल एक आपके ग्लोबली डिफाइंड होते हैं। ठीक है, फंक्शन से बाहर भी डिफाइन हो सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी डिफाइन होते हैं। अच्छा, उसके अलावा स्टेट वेरिएबल सर थोड़ा सा और क्योंकि लोकल वेरिएबल्स नॉर्मली जैसे हम देखते थे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा में या सी में, तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि फंक्शन के स्कोप में होते हैं, तो वो हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेजेस में तो लोकल वेरिएबल की कॉन्सेप्ट में आता है। तो ये ग्लोबल मतलब फंक्शन किस चीज को बोल रहे हैं? इज इट जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया? ग्लोबल और स्टेट वेरिएबल एक ही होते हैं। ठीक है, ग्लोबल या स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं वो फंक्शंस होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शंस के बाहर लिखे होते हैं। विद इन फंक्शन जो है, विद इन फंक्शन लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, आपके लोकल वेरिएबल के फिर बहुत सारे स्कोप्स हैं, मेमोरी है, कॉल डेटा है, वो बहुत सारे स्कोप्स हैं कि वो कहाँ डिफाइन होंगे विद इन मेमोरी। ग्लोबल वेरिएबल ऑलवेज डिफाइन इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हुआ कि वो ब्लॉकचेन की स्टेट में डिफाइन होंगे।
ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, ये नॉर्मली जैसे हमारे पास जो उस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट होगा हमारे पास ग्लोबल ब्लॉकचेन का, तो वो अगर हमें एक्सेस करना होगा तो हम स्टेट वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। इज इट लाइक दैट? नहीं समझा मैं, दोबारा से बोले। यानी कि स्टेट वेरिएबल जैसे लिखा है कि स्पेशल वेरिएबल्स हैं, जैसे हम वेब डेवलपमेंट करते थे तो हम वेब डेवलपमेंट में जो हम ब्राउजर का वर्जन हम लेते थे या दूसरी डिटेल्स लेते थे जावास्क्रिप्ट में या कहीं पे भी। तो इस तरह से समझो, मैं अगर आप स्टेट वेरिएबल बताऊं ना, तो स्टेट वेरिएबल क्या है कि आपकी एज एक स्टेट वेरिएबल, ठीक है। एक एज जो है उसकी, एक एज जो है वो एक स्टेट वेरिएबल है। या एक गाड़ी अगर समझें कि गाड़ी चल रही है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, उसकी स्टेट बता रही है, ठीक है। स्टेट का मतलब है कि वो कितना फास्ट है कितना स्लो है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि आपकी शर्ट का जो बटन लगा हुआ है उसमें कितने बटन है, वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा कि आपकी शर्ट जब खत्म होगी तो वो बटन भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी एज जो है वो तो आपके साथ ही चलेगी ना, वो स्टेट है आपका कि भाई आपकी एज कितनी है, स्टेट है। आपका नाम क्या है, तो ये वाली वो चीजें जो उस प्रोग्राम की आइडेंटिफिकेशन कर रही हैं उसकी स्टेट की, वो स्टेट वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो एज को क्या कहेंगे आप, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। इसको इस तरह भी एक्सेलरेशन एक ग्लोबल क्या वेरिएबल अगर है। हम इसको इस तरह कह सकते सर, इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो आपके लोकल वेरिएबल्स हैं वो आपके क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और स्टेट वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होता जब तक कि वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। आपका ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। और बिल्कुल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लोकल वेरिएबल की जो वो बेसिकली इन मेमोरी होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से बेहतर समझ लें कि इन मेमोरी जो चीजें होती हैं वो लोकल होती हैं, यानी कि वो जो एग्जीक्यूशन होंगी और वो मेमोरी में क्रिएट होंगे उस वक्त जो है वो आप उससे फायदा लेके उसके बाद जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म वो मेमोरी से वो खत्म हो जाएंगे। जबकि आप जो चीज स्टेट में लिख रहे हैं वो बेसिकली एक हार्ड डिस्क में लिखी जा रही है, तो वो हमेशा रहेगी। तो सर मैं इसको थोड़ा सा जो अंडरस्टैंड किया उसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो ग्लोबल वेरिएबल जो मेरे पास, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँगा और उसमें मल्टीपल मेरे पास लेट्स से फंक्शन मैंने डिक्लेयर करे, तो जो विद इन द फंक्शन वेरिएबल्स हैं वो लोकल हैं, और जो इंफॉर्मेशन में बिटवीन अदर फंक्शंस में शेयर कर रहा हूँ वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। और अगर ब्लॉकचेन की मुझे जो एनवायरनमेंट है उससे कुछ इंफॉर्मेशन मुझे गेट करनी है, लेट्स से वर्जन में यहाँ पे जो है ना ये स्लाइड में एक्चुअली ग्लोबल और स्टेट पे कंफ्यूज किया हुआ है। बेसिकली दो ही वेरिएबल है आपके पास, एक आपके पास लोकल है और एक आपके पास स्टेट वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं। अच्छा ठीक है, सही ठीक है। अब ग्लोबल जो है वो आप ग्लोबल वेरिएबल आप ये कह रहे हैं कि उसको सब एक्सेस कर सकते हैं। दीज आर ग्लोबल का मतलब है सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फंक्शन के थ्रू किसी फंक्शन पे भेज रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई मैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में एक वेरिएबल भेज रहा हूँ, तो दोनों लोकल वेरिएबल उस फंक्शन के लोकल हैं, क्योंकि आपने किसी को पास किया वहां पे तो वो दूसरा बना ना। जी, लेकिन एक जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है जो कि लेट्स से मैं कोई स्टेट मेंटेन कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस करने में, वो मैं ग्लोबल वेरिएबल में रख के मैं काम अपना कर सकता हूँ। और विद इन द फंक्शन लेट्स से इंफॉर्मेशन में मॉडिफाई कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेजेस में करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल में हम प्रोसेस कर रहे होते हैं चीजें और लोकल वेरिएबल्स में हम जो है वो खाली वैल्यूज पास ऑन कर रहे होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि वही है। और क्या कहते हैं, इनकी लाइफ क्या है सर? इनकी लाइफ क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन तक है? मतलब ग्लोबल वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय होंगे ना एट सम पॉइंट। अच्छा देखें, स्टेट वेरिएबल जो है ना, वो स्टेट वेरिएबल की लाइफ साइकिल जो है वो जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक स्टेट वेरिएबल रहेगा। अनलेस आप कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर दें तब जाके आपकी स्टेट जो है वो खत्म हो जाती है, उसकी हिस्ट्री रहती है फिर भी। ब्लॉकचेन के अंदर उसकी हिस्ट्री रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या नाम है एनवायरनमेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं जो स्टेट वेरिएबल है आपका। एनवायरनमेंट वेरिएबल तो नहीं है ये। बेसिकली एनवायरनमेंट वेरिएबल आपके कॉन्फ़िगरेशंस के वेरिएबल्स होते हैं। बेसिकली वो एनवायरनमेंट की कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन, वो एनवायरनमेट की स्टेट डिफाइन करते होते हैं। यहाँ आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट की एक स्टेट है, ठीक है ना। जैसे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया पर्सन का, तो पर्सन के अंदर आप स्टेट वेरिएबल क्या रखेंगे? पर्सन के अंदर स्टेट वेरिएबल होगा नाम, एज, ठीक है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी स्टेट देख सकेंगे, भाई वो कितना बड़ा है कितना छोटा है एंड सो ऑन। क्लियर है जी?
ओके जी, आगे चलते हैं। डेटा टाइप है हमारे पास। ये डेटा टाइप उसी तरह से जिस तरह सब जगह होती है कि एक वैल्यू टाइप होती है और एक पूछना रेफरेंस। कंफ्यूज करता है। सॉरी, हेलो सर एक सवाल पूछना कंफ्यूज करता है, मादा चाहता हूँ बात में काट दिया। हाँ जी पूछे भाई, सवाल पूछे। हाँ, वो सवाल ही पूछने के लिए तो बैठे हैं। सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक एप्लीकेशन नहीं होती। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट आपका बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका, अगर मैं वैसे कहूँ ना आपको वो बताऊं कि भाई क्या होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आपका, अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो उसके हिसाब से जो स्टोर प्रोसीजर होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो स्टोर प्रोसीजर जो है वो पूरा आपका एप्लीकेशन नहीं होती। जी सर, ठीक, राइट, थैंक यू सर। बेसिकली इसमें बिजनेस लॉजिक डिफाइन होती है। हेलो, आवाज आ रही है? फिर आपके वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप है। अच्छा जी, बताएगा वैल्यू टाइप क्या होता है और रेफरेंस टाइप क्या होता है? इसमें वैल्यू टाइप में जो है वो वेरिएबल की लोकेशन नहीं बल्कि वैल्यू की वैल्यू पास होती है, और रेफरेंस में जो है वो मेमोरी एड्रेस जाता है, पास ऑन होता है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं उस लोकेशन को। इसी रेफरेंस को हम पॉइंटर्स भी कह सकते हैं। ये पॉइंटर्स की जैसी एग्जांपल है, बिल्कुल जी। ओके जी, और भाई? तो जैसे मैपिंग होती है। मैपिंग होती है? किस चीज की मैपिंग होती है? ओके जी, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप बहुत ही सिंपल सी चीज है। वैल्यू टाइप वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर सिंपल से समझना चाहें तो ये है कि आपका नाम जो है, ठीक है, मेरा नाम कासिम है, इनका नाम उमैर है। उमैर और कासिम जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि उससे बेसिकली हम किसको रेफर कर रहे हैं? एज उमैर या एज कासिम, जो एक ह्यूमन है उसको रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो नाम जो है वो हमेशा बेसिकली क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल होता है किसी। और अगर मैं ह्यूमन को एक ऑब्जेक्ट हूँ, उमैर को एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो उसका जो नाम है वो क्या होगा? रेफरेंस वेरिएबल होगा। और वैल्यू टाइप वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि आप बेसिकली क्या करते हैं कि उसका पूरा क्लोन बनाते हैं। यानी कि एक चीज जो है वो अगर आपने कॉल की है तो वो उसका पूरा क्लोन बन के आपके पास आ गई। ठीक है, आप जैसे कोई खाना ऑर्डर करें तो वो पूरा खाना आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कोई आप जो है वो इस तरह की चीज को मैं अगर कहूँ तो ये वैल्यू टाइप हो गई। वैल्यू टाइप का मतलब है कि वो पूरी क्लोनिंग होती है, कॉपी बनती है उसकी। जब भी आप उसको कॉल करेंगे तो कॉपी बनेगी। रेफरेंस के अंदर कॉपी नहीं बनेगी, जबकि आपके पास सिर्फ उसका रेफरेंस उठ के आएगा। ठीक है, तो उसके एलियास उठ के आएगा, उसका रेफरेंस उठ के आएगा आपके पास जी। और दोनों एक ही को पॉइंट करते हैं। जैसे हम एक फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास करते हैं, और एक जिस तरह हम एक फंक्शन को एक अगर एरे पास करें, तो जब एरे पास करेंगे तो बेसिकली उसका रेफरेंस जा रहा होता है, पूरा एरे नहीं जा रहा होता। जी ऐसे ही। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। और सर रेफरेंस टाइप में अगर मॉडिफिकेशन होगी तो मॉडिफिकेशन सबके लिए होगी, और वैल्यू टाइप में सिर्फ लोकली उस वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई होगी। हाँ, मतलब बात यही है ना कि मैं अगर नाम से उमैर में कोई चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ भाई उमैर में कोई भी चेंजेस करूंगा तो उमैर में रिफ्लेक्ट होगी वो चेंजेस। अब आप उमैर को कॉल कर रहे हैं या कोई और उमैर को कॉल करेगा, उसे भी वो चेंजेस नजर आएगी, मुझे भी वो चेंजेस नजर आएगी। ठीक है, जब भी मैं उमैर को कॉल करूंगा या मुझे आप अगर कासिम को कॉल करेंगे, तो ये बेसिकली क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। जबकि वैल्यू में कॉपी टाइप होता है, कॉपी हो जाती है चीजें। सर इसको शैलो कॉपी और हार्ड कॉपी, डीप कॉपी भी कह सकते हैं। शैलो कॉपी यार वो कॉन्सेप्ट फिर अलग हो जाएगा थोड़ा सा, वो फिर उसमें बहुत सारी चीजें और निकलेंगी। बट ये सिंपल समझ लें, रेफरेंस टाइप ये होता है कि उसमें बेसिकली चीजें कॉपी नहीं होती। आप एक ही चीज को रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके नाम जो है वो मैं मिसाल के तौर पे भाई उमैर को मैं उमैर कहता हूँ, उनके दोस्त किसी और पेट नेम से पुकार रहे होंगे। बात तो एक ही है, एक शख्स के 5 नाम है, ठीक है, और वो नाम क्या है? बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल है। अब वो 5 नाम से कॉल हो रहा है, कोई इसको क्या कह रहा है, कोई पैट नेम से कॉल करते हैं। अब पैट नेम भी अलग अलग होते हैं, स्कूल के पैट नेम अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी के पैट नेम्स अलग होते हैं, बाज दफा फैमिली के पैट नेम्स अलग होते हैं। ठीक है, तो अब है तो एक ही शख्स, लेकिन उसके मल्टीपल नाम हैं, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? रेफरेंसेस बना रहे हैं उसके। तो हम यही कहते हैं ना, रेफरेंस बना रहे हैं। तो ये होता है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है ना, और वैल्यू जो है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो भी हो सकती है। की बात कर रहा हूँ ना मैं भी इस वक्त।
तो आपकी वेरिएबल की जो टाइप है वो भी इसी तरह होती है। जब आप ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं तो वो ऑलवेज रेफरेंस टाइप बनती है। जब आप किसी वैल्यू को, जो वैल्यू टाइप होते हैं, ठीक है, वैल्यू टाइप का मतलब हो गया इंटीजर हो गया, ये सारे वैल्यू टाइप होते हैं। जब आप इनको कॉपी करते हैं तो दो वेरिएबल्स की अलग अलग कॉपी बन जाती है, ठीक है। रेफर करते हैं तो दो अलग अलग होते हैं। ओके जी, वैल्यू टाइप कौन कौन सी होती है हमारे पास? बूलियन है, इंटीजर है, एड्रेस। एड्रेस एक खास किस्म की टाइप है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि ये किस तरह की टाइप है जिसमें बेसिकली आप दो तरह के एड्रेस हो रहे होते हैं, ठीक है ना। एड्रेस के जो हैं, एड्रेस बेसिकली एक समझ लें कि आपका एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली बैलेंस होता है, एक प्रॉपर्टी बैलेंस की होती है, और उसके अलावा उसके अंदर आप उसके थ्रू एड्रेस के अंदर आप कुछ फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जैसे सेंड हो गया, कॉल हो गया, उसके अलावा ये सारे चीजें कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एड्रेस जो है वो दो तरह के एड्रेस हैं, एक EVM एड्रेस है और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस एक टाइप है, और उसके बाद पेएबल एड्रेस हैं, बहुत सारी और भी इसमें चीजें हैं। लिटरल्स जो हैं वो बेसिकली आपके नॉर्मल, आपको लिटरल्स किसके कहते हैं? जिसको आप टेक्स्ट में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग बनाते हैं आप, वेरिएबल के नेम बनाते हैं, तो नेम इटसेल्फ बेसिकली लिटरल्स कहलाते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज जिसको कहते हैं। हेक्साडेसिमल लिटरल्स होते हैं। आप एड्रेस बता रहे हैं तो एड्रेस बेसिकली हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं तो वो लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है जी। इंटीजर लिटरल्स होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, हेक्साडेसिमल के लिटरल्स होते हैं, और इनम्स होते हैं। इनम्स क्या है? बेसिकली आपके पास कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, जैसे आप कहते हैं जी सिग्नल है, तो सिग्नल के अंदर अगर स्टेट उसका देखें तो वो इनम है, उसमें तो तीन ही वैल्यू आनी है, रेड, ग्रीन और येलो। तो रेड, ग्रीन, येलो जो है ये बेसिकली आप इसको कैसे कर सकते हैं? ये फिक्स्ड है, इनम होगा। अब इसके अलावा अगर आप किसी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें तीन इन लाइट्स के अलावा कोई चौथी लाइट्स हो ही नहीं सकती ना, ठीक है। तो उसको ऐसी चीजों को आप इनम्स कहते हैं, इनोमरेशंस कहते हैं, इनम्स कहते हैं, जिसमें आप बेसिकली फिक्स्ड डेटा टाइप आप डिफाइन कर देते हैं, और वो 0 1 2 3 ऐसे ये स्टार्ट। बेसिकली टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिस तरह आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, वेरिएबल्स हैं, इंटीजर्स हैं और स्ट्रिंग्स होंगे, उस तरह ये भी एक, ये अब सॉलिडिटी के वेरिएबल टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है कासिम भाई? ये लिटरल्स को प्लीज जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि लिटरल्स और एक जो स्टैटिक वैल्यू होती है उसमें क्या डिफरेंस, तो वो तो एक अलग चीज होती है। तो लिटरल बेसिकली क्या है? अगर हम वेरिएबल की बात करें तो लिटरल भी तो वेरिएबल ही है। वेरिएबल नहीं है लिटरल यार, लिटरल जो है ना वो बेसिकली लिटरल्स आप कहते हैं, आप जो लिख रहे हैं ना, मतलब मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं इंटीजर a इक्वल्स टू 20, तो a तो वेरिएबल है इसमें, ठीक है, इंटीजर उसकी टाइप है, और जो ये 20 लिखा है ना आपने, ये 20 लिटरल है, राइट, ठीक है, ठीक है। जो 20 आपने लिखा है वो भी कहीं ना कहीं जाके मतलब कहीं ना कहीं तो लिखेगा ना, डिस्प्ले की मेमोरी पे लिखेगा या कहीं लिखेगा वो, तो वो लिटरल कहलाता है। सर ये वैल्यू टाइप इंटीजर्स और इंटीजर लिटरल्स, इन दोनों में क्या फर्क है? वैसे स्ट्रिंग लिटरल्स जो है वो इंटीजर लिटरल है ना, 20 अगर आपने लिखा है 2020 तो 20 इंटीजर लिटरल है। स्ट्रिंग में लिखा है कि भाई नेम इक्वल्स टू उमर, तो उमर जो है वो स्ट्रिंग लिटरल है। एड्रेस लिखा है 0x111012 ये जो हेक्साडेसिमल में आपने एड्रेस लिखा है किसी का, वो हेक्साडेसिमल लिटरल्स है, ठीक है जी। ये असल में दो अलग-अलग इधर लिखे हुए हैं ना, उसका ऊपर इंटीजर्स भी लिखा हुआ है और नीचे इंटीजर लिखा भाई है। इंटीजर टाइप है मेरे दोस्त, आप समझे इस बात। इंटीजर एक टाइप लिखी हुई है, वो लिटरल्स के अंदर किस तरह के लिटरल्स होते हैं वो लिखा हुआ है। ये बेसिकली बुलेट गलत बना हुआ है, बेसिकली बुलेट ये है, जरा आगे आना चाहिए ब्लैक होके, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बेसिकली जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आपके कंटेनर्स हैं, कंटेनर टाइप्स हैं, और जो लिटरल्स हैं जो उसके कंटेनर के अंदर जो चीज है वो बेसिकली बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया आपने। ये डार्क ब्लैक बुलेट होना चाहिए इसका। एक सेकंड जी नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, रेफरेंस टाइप कौन से वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं? एरेस रेफरेंस टाइप होते हैं, एरे होता है, फिर स्ट्रक्ट्स होते हैं, मैपिंग्स होती हैं। अच्छा, एरे क्या होता है जनाब? एरे कौन बताएगा क्या होता है? बेसिकली जब हमारे पास सेम टाइप की वैल्यूज हों और काफी सारी हों, तो बजाय हम मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने के हम एक एरे बना देते हैं जिसमें सिमिलर टाइप की जो है वो वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल, सिमिलर टाइप की वैल्यूज के हम एरे बनाते हैं, ठीक है जी। स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं सर? एज सिमिलर टू क्लास। बेसिकली स्ट्रक्ट में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। एरेज में लाइक अगर इंटीजर तो इंटीजर का एरे है, स्ट्रक्ट में ये कि हम खुद डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक इसमें नेम आएगा, एज आएगा,
कोई और अगर बाइनरी नंबर है, मेल है या फीमेल है, यस नो करना हो, तो डिफरेंट टाइप के हम मिला के अपना एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जी, एरे में क्या होता है कि एक ही टाइप होती है। स्ट्रक्ट में क्या होता है कि आप मल्टीपल टाइप का एक स्ट्रक्ट बना देते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल टाइप के स्ट्रक्ट बनते हैं, मल्टीपल होते हैं इसमें भी वैल्यूज, लेकिन मल्टीपल होते हैं। स्ट्रक्ट में बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पे आपको स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखनी है, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आप कैसे रखेंगे? आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्ट्रक्ट में रखेंगे, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आप एरे में नहीं रख सकते, ठीक है। समझ में आ रही बात? जी बिल्कुल। लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जावा और मैं सॉलिडिटी में तो ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अरे बिहेव करती है जैसे लिस्ट है। एक उनको इंडेक्स हम कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप वो एक्सेप्ट कर रही है। ऐसा पॉसिबल है? सर मैंने जो ऑब्जर्व किया जावास्क्रिप्ट में कि जी, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप कंटेन कर सकती है अरे के अंदर। उसमें है ऐसा। जावास्क्रिप्ट तो देखिए, जावास्क्रिप्ट तो डायनामिक है ना। डायनामिक में आप बिल्कुल कर सकते हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग भी एरे में जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है सर। लेकिन यहाँ नहीं जा सकता सॉलिडिटी में, ठीक है। आप पहले से टाइप डिफाइन कर देते हैं एरे की, और वही चीज जाएगी उस एरे में, दूसरी की जाएगी तो एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम, ठीक है जी। तो स्ट्रक्ट एरे क्लियर हो गया। मैपिंग क्या होती है जनाब? डिक्शनरी बना देते हैं, जैसे हम डिक्शनरी बनाते हैं तो की वैल्यू पेयर के अंदर हम डिक्शनरी की वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। तो मैपिंग क्या होती है? देखें, एरे में क्या होता है कि एरे में आपके पास इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो एक लीनियर उसमें चल रहे होते हैं। अब उसमें आप जो है एरे में आप इस 0 को चेंज नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे भाई 0 को मैं संडे कर दूं, ठीक है, मतलब दिन देख रहा हूं तो मैं संडे, अब दिन क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब ये 7 दिन है, ठीक है। ये दिन को 1 कहना, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। एरे के अंदर वो एक लीनियर उसमें 0 उस पे चलेगा। यहाँ पे क्या है आपके पास ऑप्शन के मैपिंग के अंदर आप खुद से की भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो 0 है उसके जगह आप नाम डिफाइन कर दें, स्ट्रिंग डिफाइन कर दें, इंटीजर भी डिफाइन कर दें, ठीक है। तो वो की रिप्रेजेंट कर रही है किसी वैल्यू को, तो वो वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे और मैपिंग में फर्क सिर्फ ये है कि जो इंडेक्सेस हैं वो आप यहाँ पे मैपिंग में आप अपनी मर्जी का इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, उसका जो भी नाम रख सकते हैं, लेकिन वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा वो की जो है वो यूनिक होगी, डुप्लीकेट। लेकिन टाइप सेम रहेगी? टाइप सेम रहेगी, आप टाइप डिफाइन करेंगे, टाइप हम हर जगह सेम रहेगी, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि 0 करें और फिर नीचे जो है वो जाके की में जो है वो आप स्ट्रिंग दे दें, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वैल्यू तो वेरिएबल होती है, वैल्यू वेरिएबल होती है क्या? तो उसमें डिफरेंट डाटा टाइप आ सकते हैं वैल्यूज में। वैल्यू में डिफरेंट टाइप सेम होती है, बिल्कुल। मैपिंग के अंदर होता क्या है कि आप की भी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और वैल्यू की भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक और मैपिंग आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैपिंग इटसेल्फ एक डेटा टाइप है, तो आप उसके अंदर मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि आपने इंटीजर रखा और दूसरी जगह एड्रेस लिख लिया, आपने स्ट्रिंग रखा और दूसरा जो वैल्यू बनाई वो एड्रेस की बनाई, या स्ट्रिंग की आपने एड्रेस की जगह एक और मैपिंग बना दी, तो नेस्टेड मैपिंग भी हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंट्रोल स्ट्रक्चर उसी तरह से है जिस तरह से नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है जी। वही इफ एल्स है, डू व्हाइल है, फॉर लूप है, ब्रेक है, कंटिन्यू है और रिटर्न है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट सर, इसमें लिस्ट टाइप नहीं है? जैसे हमने देख ली है बाकी टाइप्स, लेकिन लिस्ट टाइप नजर नहीं आई। मैपिंग लिस्ट टाइप ही होगी ना, एरे भी जो है वो लिस्ट टाइप है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मैंने पहले भी बताया था कि इवेंट्स क्या होते हैं, आपके लॉग्स होते हैं, ठीक है। इवेंट्स बेसिकली आपके लॉग्स होते हैं, और इवेंट जो है वो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई ईवीएम में कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और आप चाह रहे हैं कि मुझे ये पता चल जाए कि ये एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ, तो आप वहां पे इवेंट रख देते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट का ये काम है, तो ये बेसिकली लॉग्स होते हैं। तो सर हम इवेंट्स को डिबगिंग के लिए यूज कर सकते हैं फॉर द वर्स्ट जी, इवेंट को डिबगिंग के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल, ठीक है जी। सवाल जी बोलें। सर जैसे मैंने एक कॉन्टैक्ट बनाया
ठीक है, उसके अंदर ना मैं लॉग्स कर रहा हूँ कार का रिकॉर्ड्स के भाई ऑनरशिप पहले किसके पास थी, फिर सेकंड किसके पास गई, फिर थर्ड किसके पास गई। तो मैं ये ब्लॉकचेन के ऊपर तो कहीं स्टोर नहीं करवा सकता, तो इसके लिए मुझे कोई डीबी कनेक्ट करना पड़ेगा ब्लॉकचेन से, राइट सर? जी जी। तो मैं ब्लॉकचेन पे ब्लॉकचेन पे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको ट्रांजैक्शन में। बहरहाल आगे बोलें। हाँ सर, मैं ये जो ट्रांजैक्शन की लॉग्स मेंटेन करना चाह रहा हूँ, ये मैं कहाँ पे और कैसे मेंटेन करूंगा, ये सवाल है। नहीं देखें, आप क्या कर रहे हैं, ऑनरशिप चेंज का आप एक इवेंट बनाएंगे, ठीक है, और जब भी आपकी ओनरशिप चेंज हो रही है तो वो इवेंट फायर कर देंगे आप, ठीक है। ठीक है। तो ओनरशिप जो चेंज होगी, जिस भी मेथड पे आप ओनरशिप, सपोज आपने लिखा हुआ है चेंज ओनर का एक मेथड लिखा हुआ है, चेंज ओनर पे आपने एक इवेंट बनाया है, यानी कि चेंज ओनर पे जब वो उस वक्त वो एग्जीक्यूट होगा कि जब एक ओनर से दूसरे ओनर को ट्रांसफर हुआ, तो आपने एक इवेंट बना दिया। इवेंट क्या बनाया आपने कि भाई ओनरशिप चेंज्ड, ठीक है, और उसके अंदर लिखा कि भाई किससे किसको चेंज हो गई, तो ये आपने लॉक कर दिया उसमें। अब आप जाएं और इथेरियम के अंदर जो है वो आप सब ग्राफ के थ्रू या फिर आप वैसे भी इसको लिसन करवा मैं सकते हैं। कहता हूँ कि मैं किसी आईडी के थ्रू मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे फलाना हैश है या फलाना आईडी है, उस आईडी के अगेंस्ट में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो मुझे चाहिए, तो ये चीज मुझे कैसे मिलेगी? हाँ, ये भी कर सकते हैं आप। जो है वो आप पर्टिकुलर आईडी के थ्रू आप इसके लिए बेसिकली अब तो सब ग्राफ आ गया है, तो आप उसके अंदर सब ग्राफ बना दें, वो आपको रिटर्न कर देगा ये सारी क्यूरीज। और उसके अलावा अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप क्या बेसिकली क्या करेंगे, ब्लॉक को रीड करेंगे और उस ब्लॉक के बाद, मतलब लेट्स सपोज कि अगर आपके पास ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन है, तो अभी जो ब्लॉक है उस ब्लॉक से आप रिवर्स चले जाएं कि भाई 20 ब्लॉक पीछे जाओ और मुझे इस एड्रेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है वो रिटर्न कर दो, तो वो रिटर्न हो जाएंगे आपको। लेकिन फिर आपको ब्लॉक वाइज चलना पड़ेगा, ब्लॉक टू ब्लॉक, ठीक है। मतलब सर, अच्छा यहाँ पे मैं ये चीज क्लियर करना चाह रहा था कि सर हम ब्लॉकचेन के ऊपर कोई डीबी कनेक्ट कर सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी है या ऐसी, ये मतलब कोई चीज हो सकती है ऐसी? ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड है मतलब ये कि अगर मुझे कोई रिकॉर्ड जिस तरीके से कोई डीबी के अंदर वो रिकॉर्ड मेंटेन करवाना होगा, तो वो लाइक नोड.जेएस के ऊपर रिक्वेस्ट के ऊपर वो मैं जो लॉग वो मुझे हैश दे रहा होगा, होता है, तो वो डेटाबेस के बगैर तो आपकी कोई डैप्स बन नहीं सकती ना, ठीक है ना। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में रखते हैं, तो वो रखेंगे आप। सर मेरा क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि बेसिकली अगर हम प्रोग्रामिंग नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो इवेंट्स बेसिकली आप एक फंक्शन कह सकते हैं या एक कोई हैपनिंग कह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑन क्लिक इवेंट, ऑन डबल क्लिक इवेंट, वो इवेंट्स होते हैं जो कि कॉल होते हैं। तो इसी तरह आपकी अगर हम इसकी बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो इसके भी इवेंट्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड होंगे ना, चेंज ऑफ ओनरशिप हो गया या ट्रांसफर ऑफ मनी होगी, ये इवेंट्स ऑलरेडी प्री नहीं, डिफाइंड है। आप खुद डिफाइन करते हैं इवेंट जो है वो आप खुद डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि आपको क्या इवेंट डिफाइन करने हैं। तो इसको इवेंट को देखें, कंफ्यूज ना हो, सिंपल अगर आप रखें तो आप इसको लॉग्स कह सकते हैं, ठीक है। आप ब्लॉकचेन के अंदर इनको लॉग्स कह सकते हैं। इनको कहा गया इवेंट है क्योंकि ये इवेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। लॉग्स जो हैं वो बेसिकली इवेंट्स ही होते हैं। अगर वैसे देखें आप तो लॉग्स क्या होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जो आप बेसिकली लॉग करवा रहे होते हैं कि भाई ये हो गया तो लॉग कर दो, ये हो गया तो लॉग कर दो, इसकी ये वैल्यू हो जाए तो लॉग कर दो। तो बेसिकली वैसे देखा जाए तो इवेंट है, लेकिन है लॉग्स। और ब्लॉकचेन के अंदर जब आप, मैंने कॉल दिखाई थी, तो मैं अब आगे भी दिखाऊंगा, ब्लॉकचेन जब एग्जीक्यूट है तो वहां भी लॉग्स के अंदर ही आ रहा होगा इवेंट जो आ रहे हैं, जितने भी एग्जीक्यूशन होंगे इवेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर लॉग्स के अंदर आएगी, ठीक है। तो सर अगर इसके इस इवेंट के हम वो लिसनर डिफाइन कर दें, फिर एज अ कॉल बैक के तौर पे आप लिसनर डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको लिसन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, उसको लिसन कर सकते हैं। जब भी ट्रांजैक्शन होगी आपको, जब भी ये काम होगा तो आपको जो है, अगर आपने लिसनर लगाया हुआ है वहां पे तो वो आपको भेज देगा, पुश कर देगा। सर लिसनर तो वेब 3 में लगेगा ना, मतलब फ्रंट एंड पे लगेगा, या ये सॉलिडिटी के अंदर लिसनर लगा सकते हैं? ओके जी, बात अच्छा, उसके बाद लास्ट जो स्लाइड थी उसमें एक और चीज थी, इफ यू कैन बैक उमर भाई, इफ कैन बैक करते हैं तो उसमें इनहेरिटेंस का, ठीक है। सर लिसनर हम कहाँ पे लगाएंगे ये बता दीजिएगा जरा। वेब 3 में लगाएंगे लिसनर, ठीक है जी। वेब 3 में आप लिसनर लगाएंगे। मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे दूंगा, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो उसमें ये लिसनर सब कुछ है, ये सब कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डैप्स की एक पूरी एक ट्यूटोरियल है,
अगर आप चाहें तो उसको मैं आपको दे दूंगा, क्लास मटेरियल में रख दूंगा, उसको फॉलो कर लें आप, बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है वो, सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या होता है जी? इनहेरिटेंस क्योंकि ऊप्स में है तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि आप बेसिकली एक क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उस क्लास की जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास, जैसे ही आप उसको चाइल्ड क्लास कहते हैं तो चाइल्ड में पेरेंट क्लास की सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये एक बेसिकली मॉड्यूलर वे है डेवलपमेंट करने का, ताकि आप चीजों को ब्रेक करके, वो कहते हैं ना अगर आपको चीजों को आसान करना है तो उसको ब्रेक कर दें। तो यही होता है कि भाई आपको ब्रेक करने हैं चीजों को, तो बेसिकली आप इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनहेरिटेंस जो है वो ज्यादातर इसी वे में इसलिए यूज होती है कि आप बेसिकली एक पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें सारी फंक्शनैलिटी जो जेनेरिक फंक्शनैलिटी थी वो लिख लेते हैं, फिर स्पेशलाइज्ड अगर आपको कोई काम करना है तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट का एक चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसको इनहेरिट करवाते हैं, पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट करवाते हैं और फिर आप अपनी चीजें लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ERC20 टोकन है। अब ERC20 टोकन की सारी चीजें जेनेरिक हैं, वो ERC20 टोकन आपको एक पेरेंट मिल जाएगा, आप उसका चाइल्ड बनाएं और अपने नाम से उसका चाइल्ड बना दें, और उसके बाद आपको जो उसमें ERC20 आपको जो उसमें स्पेशलाइज काम करना है, मिसाल के तौर पे आपको रिटेल का, आपको जो है वो कोई रियल एस्टेट का टोकन बनाना है, आपको जो है वो किसी और रियल एस्टेट का टोकन बनाना है, तो उसमें जो है वो टैक्स डालना है आपको, ठीक है ना, तो टैक्स डालना है, तो टैक्स एक स्पेशलाइजेशन हो गई चीज, तो वो आप क्या करेंगे, ERC20 को इनहेरिट करेंगे, बाकी सारी चीजों को नहीं छेड़ेंगे, टैक्स का एक नया फंक्शन डाल देंगे, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन कर रहे हैं, व्हिच इज बेसिकली कम्स इन इनहेरिटेंस। ठीक है जी। एक चीज इन्होंने एक टर्म यूज करी ERC20, हमने ERC20 के बारे में कोई बताएगा? हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया ना ERC20 का क्या मतलब है और व्हाट डज ERC स्टैंड फॉर। ERC20 मेरे ख्याल पहले मुझे बताए, क्लास में हमने ये बात डिस्कस की है अभी तक? अच्छा चले, अब बताएं क्या होता है ERC और ERC20 क्या है। सर ERC20 पे ब्लॉकचेन का डेटा स्टोर होता है। नहीं, कोई और प्लीज ऐड करें। टोकन स्टैंडर्ड है ये। जी वन बाय वन बोले। सर ये बता रहे कि इथेरियम का प्रोटोकॉल है, यानी कि हम जब कोई ट्रांसफर करते हैं इथेरियम के टोकन तो वो ERC20 पर करते हैं, सिलेक्ट करके तो नेट करते हैं उसको, इसी तरह ये कुछ। जी, कोई और ऐड करना चाहेगा? ERC20 जो है ये टेक्निकल स्टैंडर्ड है फंजेबल टोकन जनरेट करने का। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कासिम भाई आप करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूं? हाँ, मेरे ख्याल से तो सही कहा है उन्होंने। ERC20 का बेसिकली एक ERC20 एक प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। बाकी उमर भाई आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं? इथेरियम ERC को पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ERC स्टैंड फॉर इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल। इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल, तो EIP कोई भी इथेरियम के अंदर जिस तरह इम्प्रूवमेंट आती है ना, वो इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल के थ्रू आती है। फिर जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, कुछ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए हैं जो मल्टीपल टाइम यूज हो सके, जो ओपन जैपलिंग जिस तरह हमने टर्मिनोलॉजी यूज करी, उसके ऑडिटेड और सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो ERC20 इज वन ऑफ द फेमस या मोस्ट पॉपुलर टोकन स्टैंडर्ड, जिसपे मेजॉरिटी ऑफ द टोकन जो आप सुनते हैं वो डेवलप होते हैं और हुए हैं। इसको फिर हम डिटेल में जाके और डिस्कस भी करेंगे। जी कासिम भाई। कासिम भाई आपकी आवाज नहीं आई शायद। चलिए फिर लास्ट स्लाइड रह गई है, 2 स्लाइड रह गई है, इसको फिर वाइंड अप कर लेते हैं सेशन। कासिम भाई आप हैं साथ? अच्छा, फिर क्या होता है? सर एक चीज पूछनी थी, कल सॉरी नेक्स्ट वीक जो है वो टेस्ट होगा, ठीक है, जैसे आपने कहा, तो इसके लिए जो मोस्ट प्रोबेबली बस अनाउंसमेंट होगी और उसमें डेट अनाउंस हो जाएगी, विद इन अ वीक होगा। वीक है तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ब्राउजर कोई सेटअप करना पड़ता है इनकी, वो कोई और डिस्कॉर्ड की सेटिंग्स है, डिस्कॉर्ड पे एग्जाम करके कुछ एक चैनल नया बन गया, उस पर डिटेल है, सेफ ब्राउजर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा
और उसके थ्रू होगा एग्जाम। उसके लिंक विंक सब शेयर किया हुआ है। आप डिस्कॉर्ड को प्लीज फॉलो किया करें। सही है, ठीक है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे बताइए कि हमने जो इतनी सारी थ्योरी पढ़ी है जिसमें इतने सारे हमने डिफरेंट किस्म के अल्फाज सुने, उनकी डेफिनेशन सुनी है, इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सब कुछ है, मतलब क्या इतना सारा चीजें को रट्टा मारना जरूरी है क्या? लाइक मेरा नहीं ख्याल कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसका तरीका ये होता है कि हर क्लास से पहले ना आप चैप्टर एक दफा स्क्रॉल करके आ जाए, एक नजर 2 घंटे लगा के इसको पढ़ के आ जाए, घंटा भर लगा के पढ़ लें, और फिर एग्जाम की बात भाई जिसने भी ये सवाल किया है क्या नाम है आपका? हेलो, आवाज आ रही मेरी? आ रही है। जी आ रही। शहजान या फैजान? फैजान, शहजाद। अच्छा भाई जान, रट्टा खुदा के वास्ते मत मारिएगा। ये कोई हम कोई एग्जाम्स नहीं ले रहे कि आपको जो है वो कोई कहानी लिखनी है इसमें, ठीक है? इसमें जो हमने चीजें बताई हैं वो चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है? और ये वो चीजें हैं जो आपको सारी की सारी आगे काम आएंगी। इसमें एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको काम ना आए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज पढ़ाई गई है अभी, ठीक है, अभी जो चीज पढ़ाई गई वो काम ना आए। बिटकॉइन के अलावा बिटकॉइन की चीजें जो है वो हमें समझना बड़ा जरूरी है ताकि हम इंटरनल वर्किंग को समझ सकें कि क्या है। बाकी सारी चीजें जो है वो इतना जरूरी है कि ये है क्या एक्चुअली। अगर आप रट्टा लगा के ये समझ सकते हैं कि भाई आप एग्जाम पास कर लेंगे, तो भाई मेरे दोस्त, आप एग्जाम पास करने के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, टाइम वेस्ट मत करें। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, ये जरूर था कि जो थ्योरी हमने पढ़ी, सॉरी हाँ बोले। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, हर एक डिफरेंट वर्किंग है। जैसे आपके कोलिजन प्रोटोकॉल्स आपके ऐसा अलग हैं, वो उसके अलावा आपके कंसेंसस एल्गोरिथम है कि वो इतनी सारी चीजें हैं कि वो इतनी सारी चीजें दिमाग में नहीं रह सकती हैं कि क्या चीज किस तरह काम करती है, क्या चीज किस तरह काम करती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अभी जो आप बात चीज बता रहे हैं वो तो सारी टोटली टेक्निकल है, और वो सारी मतलब याद रखने वाली चीज भी नहीं है। तो जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें सारी चीजें यूटिलाइज हो जाएंगी। लेकिन वो जो पीछे हम सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं जिसमें हम शायद एल्गोरिथम जो है ना आपके, वो भी समझने वाली चीजें हैं। वो रट्टा मारने लगता कि कोई भी एक चीज रट्टा मारने वाली हो उसमें। आप अगर कंसेंसस एल्गोरिथम को देखेंगे तो कंसेंसस एल्गोरिथम जब तक नहीं समझेंगे आप डिफरेंट किस्म के कि भाई वैरायटी क्या है, ऑल्टरनेट्स क्या है आपके पास, ये बात हो रही है, तो आप कैसे उसका रट्टा कैसे मारेंगे? मुझे समझाएं आप, उसमें कौन सी चीज है जिसमें आप रट्टा मार सकते हैं? मुझे तो नहीं समझ में आती अभी तक ये बात। देखिए, आपको अगर कंसेंसस एल्गोरिथम देखने हैं तो कंसेंसस एल्गोरिथम के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई सबको याद रखना कोई जरूरी नहीं है। आप उसके कुछ पॉइंट्स याद रखें कि भाई प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, पीआईबी क्या है, ठीक है ना? डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, डेलीगेटेड का मतलब क्या है, क्या मतलब है डेलीगेटेड का, ये चीज आप छोटी सी याद रखेंगे ना। अब उसकी पूरी डेफिनेशन तो कोई भी नहीं कह रहा ना, हमने डेफिनेशन कोई बताई है आपको, हमने तो एक डिफरेंशिएट किया है उसको और ज्यादातर हमने इमेज की मदद से आपको समझाया है कि भाई देखें ये इस तरह से काम करता है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, क्या काम करती है, क्या उसका, अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं शुरू से कह रहा हूँ, इस क्लास में भी मैंने कहा था कि अगर आपको इन चीजों को समझना है तो भाई आप पढ़ाना शुरू कर दें। आप किसी भी 5 लोगों को ढूंढें, 4 लोगों को ढूंढें, उसको बोलें भाई आओ, तुम्हारा भाई है ब्लॉकचेन डेवलपर, तुम्हारा भाई है ब्लॉकचेन मास्टर, और वो तुम्हें बताएगा कि ब्लॉकचेन क्या होती है। यू हैव टू स्टार्ट टीचिंग, ठीक है? किसी को भी पढ़ा दें, लेकिन पढ़ाएं। अम्मी को बिठा लें कि भाई आप पढ़ें कि क्या पढ़ना, ये है क्या ब्लॉकचेन, समझिए कि ब्लॉकचेन क्या है। अपने भाई को बुला दें, भाई के चले आए यार बैठो, ब्लॉकचेन बताता हूँ मैं तुम्हें क्या है ब्लॉकचेन। तो ये आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, ये रट्टा लगाने का कोई सीन नहीं है। यू हैव टू, आप जब आप एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपको सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है? और अभी तो ये मैं कह रहा हूँ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपने आगे देखा ही नहीं है कि आगे क्या क्या होना है आपके साथ, ठीक है ना? ये तो एक अभी हम सॉलिडिटी अभी स्टार्ट भी नहीं की है। उसके बाद आप बाकी की चीजें जो फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, जितने फ्रेमवर्क्स आएंगे अभी आगे, और तो उसमें तो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अभी तो चलिए दूर वाली बात है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। जब फ्रेमवर्क्स आप पढ़ेंगे, डिजाइन पैटर्न्स आएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है ना जी?
की प्रैक्टिस करनी है, उसको देखना है कि कैसे सो एंड सो फोर्थ। ये प्रॉब्लम हमने पता है किस स्टूडेंट्स में देखी, जो नॉर्मली सिर्फ संडे के संडे क्लास लेते हैं और पूरा वीक बस सोचते रहते हैं कि पढ़ेंगे और पढ़ नहीं पाते। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे एटलीस्ट 3 घंटे की क्लास लेने, तो 3 घंटे विद इन अ वीक आप निकाल के जो पढ़ रहे हैं ना, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, मैं आई एम डैम श्योर अबाउट इट। वही जो संडे के संडे सिर्फ क्लास ले रहे हैं और पूरा वीक आप बिल्कुल खोल के नहीं देख रहे हैं ना, ये उन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो कोशिश करें विद इन अ वीक इन चीज को पढ़ें। आप कम से कम ये जो नई टर्मिनोलॉजी है, आप कम से कम उसको 2-2 बार 3-3 बार पढ़ेंगे ना, तो सबसे ये आसान तरीका है आप पढ़ाना शुरू कर दें। आप अपने क्लास में, इस क्लास में आप इसी क्लास के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने कुछ समझा हुआ है, ठीक है, वो अपने मीटर्स बनाएं, ठीक है, और उस मीटर्स में इन चीजों को पढ़ें। आप टॉपिक्स दे सबको कि भाई आप ये टॉपिक्स लो और मुझे समझा दो, रिवाइज करवा लें, पढ़ा लें, समझ लें। आप खुद देखेंगे कि दिस विल रियली चेंज एवरीथिंग। ओके, आप जब आएंगे तो मोर प्रिपेयर्ड होंगे, के बाद बहुत सवालात होंगे, ठीक है, और आप उसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो ये बहुत जरूरी है, पढ़ाने की रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब किसी को समझाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से कुछ समझ में आ जाएगा और वो सामने वाला बंदा आपकी सारी प्रिपरेशन करा देगा, ठीक है जी। 101% एग्री। मैं और कासिम भाई भी रोज हर क्लास में आप लोगों से भी सीख रहे होते हैं, आप लोगों के सवालों से भी जी। ओके जी, आगे इसको खत्म कर लें हम लोग। बस 2 स्लाइड्स रह गई है, फंक्शंस हैं और उसके बाद एक और स्लाइड है। चलिए जी, फंक्शंस आप सबको पता है क्या होते हैं, ठीक है। स्मॉल बंच ऑफ कोड होता है जो बेसिकली आप क्या करते हैं, मजीद विद इन फाइल आप डिफाइन करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फंक्शन को आप बहुत तरह से सोच सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं, फंक्शन को आप स्मॉलर चंक ऑफ कोड कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हैं तो उसको बिहेवियर कह दें, मेथड कह दें, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसके चीजें कि भाई आप फंक्शन क्या होते हैं। रीयूजेबल कोड होता है, ठीक है, वैसे तो कि आप हर वो कोड को फंक्शन बनाएंगे जिसको आपको दोबारा यूज करना है। और आप हर वो, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से देखें तो आप हर उस चीज का आप जो भी ऑब्जेक्ट में कोई बिहेवियर देख रहे हैं, उस बिहेवियर को आप एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शन है सॉलिडिटी के अंदर। इंटरनल फंक्शन बेसिकली क्या है, ये विद इन कॉन्ट्रैक्ट यूज होंगे, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनल फंक्शन। एक्सटर्नल फंक्शन कौन से हैं कि विद इन कॉन्ट्रैक्ट भी यूज हो सकते हैं, वो बेसिकली पब्लिक कहलाते हैं। कुछ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, कुछ पब्लिक फंक्शन कहलाते हैं, जो कि इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सटर्नल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फंक्शंस भी हैं, इंटरनल फंक्शंस भी हैं, और एक बीच में है पब्लिक फंक्शन जो इंटरनल भी यूज हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज, अच्छा, अब लास्ट एंड लीस्ट जो रह जाता है वो है एरर हैंडलिंग। अच्छा, जब आप फंक्शंस क्रिएट करेंगे तो एरर हैंडलिंग बड़ी जरूरी है। उसमें सबसे ज्यादा आप जो यूज कर रहे होंगे वो रिक्वायर यूज कर रहे होंगे और ट्राई कैच यूज कर रहे होंगे। उसके अलावा आप थ्रो बहुत कम यूज कर रहे होंगे, आप बेसिकली रिवर्ट यूज कर रहे होंगे, ये सारी चीजें यूज कर रहे होंगे। मैं बता देता हूँ होता क्या है। रिक्वायर का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि किसी फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर लगते हैं, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर वैलिडेशन लगती है एरर हैंडलिंग के लिए। आप जितने भी पैरामीटर्स हैं फंक्शन के पैरामीटर्स, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं भाई एज को जो है वो 50 कर दो। अब एज के फंक्शन जब आप लिख रहे हैं तो उसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है, ठीक है। एज का फंक्शन जो है, चेंज एज का फंक्शन जो है, उसके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जो कि फंक्शन को चलाएगी या फेल कर देगी? जो एज का इंटीजर का वेरिएबल है, ठीक है, वो जो पैरामीटर है एज का, जो डिफाइन करेगा कि भाई चेंज एज कितनी करनी है। तो आप लगाएंगे रिक्वायर का फंक्शन के भाई रिक्वायर में एज जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपकी ये रिक्वायर हो गया। दूसरा ये है कि भाई एज का जो मसला है वो ये है कि भाई कोई 100 साल से ज्यादा तो जी नहीं सकता, चलें 150 साल कर दें, 150 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी लगा दें कि भाई 150 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप रिक्वायर में 2 कंडीशन लगा सकते हैं जो कि आपकी एरर कंट्रोलिंग के लिए है कि आप इनवैलिड वैल्यू को खत्म कर दें। तो उसमें आप ये कहेंगे कि भाई 0 भी नहीं हो सकता और आप ये कहें कि भाई इसको 150 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अंदर होगी कोई सर ये इफ की जगह यूज हो रहा है या हम इसको इफ यूज कर सकते हैं इसकी अच्छा, जगह? इफ में भी आप, इफ में बिल्कुल आप कंडीशन इफ में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इफ की जगह यूज होता है। रिक्वायर जो है वो एक ज्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि ये एक फंक्शन है और इसके अंदर जो है वो आप एक्सप्रेशन देते हैं। क्या एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई एज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 150,
और उसके बाद आप मैसेज दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आता है सेकंड वेव में रिक्वायर के अंदर कि भाई आपको क्या मैसेज देना है, एरर मैसेज क्या देना है, तो ये रिक्वायरमेंट। असर्ट भी इसी तरह से, असर्ट का मतलब ये होता है कि आप असर्शन कर रहे हैं। असर्ट जो है वो रिक्वायर की थोड़ी सी रिक्वायर जैसा ही है, उसी तरह से काम करता है, लेकिन असर्ट में आप एक्चुअल में ये कर रहे होते हैं कि आप असर्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये ऐसे होगा, अगर ये आया है तो कि जनाब जो है वो ए या ग्रेटर देन 0 होगी या फिर लेस देन 150 होगी, ठीक है। रिक्वायर में आप ये कह रहे हैं कि भाई कम होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा हुई तो एरर आ जाएगा। असर्ट में उल्टा हो रहा होता है। तो असर्ट जो है वो ज्यादातर आपका जो है ना वो यूनिट टेस्ट वगैरह में आप असर्ट यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं कि आप इक्विलिब्रियम करवा रहे होते हैं कि अगर ये है तो सही है। रिवर्ट जो है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन को रिवर्ट कर देता है। रिवर्ट का मतलब ये है कि आप ट्रांजैक्शन को फेल करवा देते हैं। तो अगर रिक्वायर अगर आपकी इफ की कंडीशन है और आपके इफ की कंडीशन में कोई चीज फेल हो गई है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने लिखा है एज जो है वो 150 से ज्यादा आ रही है, तो आप क्या करेंगे, रिवर्ट करवा देंगे ट्रांजैक्शन को। रिवर्ट का मतलब है फेल हो गई ट्रांजैक्शन। ट्राई कैच भी एक तरीका है, ठीक है। ट्राई कैच नॉर्मल तरीका है कि वो ट्राई और कैच में क्या होता है कि आप बेसिकली कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसको ट्राई कहते हैं, और ट्राई के जो ब्लॉक है उसके बीच में कोई भी एरर आया तो वो कैच होगा एक्सेप्शन में, और उसके बाद आप उसकी चीजें लिखेंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्राई कैच को, ठीक है जी। और इसके अलावा थ्रो होता है, ट्राई कैच के अंदर ही थ्रो यूज होता है जब आप बेसिकली किसी एरर को, एक्सेप्शन को विद इन बेसिकली ट्राई कैच थ्रो करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये एरर हैंडलिंग है, इसको हम डिटेल में जब सॉलिडिटी हम तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज समझिए, आप जैसे आपने रिवर्ट बताया, रिवर्ट एक तरह से रोल बैक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने ट्रांजैक्शन को रोल बैक करा दिया, जी सही है। हाँ, तो यहाँ पे कोई और कमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं जैसे हमारे पास 2 फेज कमिट हो, मतलब 2 स्टेजेस कमिट होता है कि यहाँ पे तो हर चीज जो ईवीएम में चल गई वो कमिट ही है ना। अच्छा, नहीं तो ईवीएम में चल गया वो तो कमिट है। हाँ, जो रिवर्ट हो रहा है तो वो रिवर्ट तो सब कुछ रिवर्ट कर देगा, यही मतलब है सब कुछ फेल कर देगा, ट्रांजैक्शन को फेल कर देगा, स्टेटस चेंज ही नहीं होगा। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन फेल करने के लिए हमें रिवर्ट यूज करना है जी, ऐसे ही होगा। अच्छा, रिक्वायर का फंक्शन सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन है एक तरह से वेरिएबल की, इज इट लाइक दैट? जैसे इन्यूमरेशन वेरिएबल जेंडर का, अब जेंडर के अंदर मेल और फीमेल ही होता है, ठीक है, तो मैं वहां पे रिक्वायर डाल के ये वैलिडेशन डाल सकता हूँ कि वेरिएबल की रिक्वायर में ये है कि देखिए रिवर्ट में तो आपने जहां पे भी रिवर्ट लिखा वो फेल हो जाएगा, रिक्वायर में कंडीशन पे फेल्ड होगा। अगर कंडीशन पास हो गई तो आगे चला जाएगा, कंडीशन फेल हो गई तो फेल हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट रिवर्ट इन बिल्ट है बेस्ड ऑन कंडीशन। अच्छा, ये बताइए अगर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगाई हुई और कहीं पे कोई एक्सेप्शन आता है, लाइक फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू जो है वो इनपुट चाहिए थी, उसको किसी ने स्ट्रिंग दे दिया, ये स्ट्रिंग आ गया, तो उसमें क्या सिस्टम कोई अपने एक्सेप्शन जनरेट करता है क्या, उसको थ्रो करता है? हाँ भाई, फिर तो वो बिहेव करेगा जैसे बिहेव करना है उसको। वो 150 अगर आपने लगा दी 250 तो 250 सेव कर देगा, उसको क्या है। अब आपकी एप्लीकेशन के डोमेन के हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी टाइप जो है ऐसी रखी हुई है कि वो 250 या 1000 भी सेव कर दे तो जो यूजर 1000 देगा वो भी चल जाएगा। अब वो एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू है नहीं और आपके लिए कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है ना, तो आप इसलिए जो है वो ये तो हम बात करें ना वैल्यूज जो कि इंटीजर है, इंटीजर ही आ कोई अनवांटेड वैल्यू ना जाए, इंटीजर आपने जो टाइप है वेरिएबल टाइप है वो आपने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है और वैल्यू गलती से या किसी ने वैसे स्ट्रिंग भेज दी, तो उसमें तो ऑब्वियसली उस वेरिएबल के अंदर वो तो भेज ही नहीं सकता ना, कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, वो तो रन टाइम पे ही फेल हो जाएगा सब कुछ, भेज ही नहीं सकता, ट्रांजैक्शन ही कंपाइलेशन एरर आ जाएगा ना। अब स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे असाइन करेंगे? ये आपके कुछ चीजें देखें, जब ट्रांजैक्शन होगी ना तो उस वक्त टाइप डिफाइंड होती है, ठीक है। आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू भेज रहे हैं ना उसकी टाइप डिफाइन होती है। अगर आप बिल्कुल ही लो लेवल का भेज रहे हैं और जिसके अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है, लो लेवल भेज रहे हैं और आप बेसिकली कह रहे हैं कि भाई ये भेज दो, तो एक्चुअल में होगा क्या कि वो ट्रांजैक्शन जब ईवीएम में चलेगी तो फेल हो जाएगी। जब वो असाइन करने जाएगा उसको और वो देख रहा है कि क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक दूसरा मेमोरी उसमें अगर वैसे देखा जाए लो लेवल में जाएं तो स्ट्रिंग जो है वो उसको एक डिफरेंट मेमोरी स्पेस चाहिए होता है, जबकि इंटीजर को डिफरेंट चाहिए होता है। तो जब वो ऐसा करने जाएगा उसी वक्त फेल हो जाएगा और रन टाइम फेल हो जाएगा।
है जी। ओके जनाब, Excuse me, मेरी sir. तरफ से आदत शुरू में मैं एक्चुअली आउटसाइड था, मैं कहीं एक जगह था नहीं, मैं इस वक्त भी गाड़ी में बैठा हूँ और आपकी क्लास ले रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा सा मेरे पास मसला हो गया था और मुझे यहाँ से कार से लेनी पड़ी क्लास को, तो सॉरी जी। हाँ जी सर मैं कह रहा था कि जी सर मैं कह रहा था अगर आप घर के लिए रीडिंग बताते हैं, लाइक जो हमारी मास्टरिंग इथेरियम की बुक है उसके आप चैप्टर्स बताते हैं जो हम सेल्फ स्टडी कर लें अकॉर्डिंग टू अभी हमने जितना कवर कर लिया है। हाँ, उसके चैप्टर जो हैं वो अगर आप देखें तो हमने स्लाइड जो हैं वो उसके चैप्टर से ही बनाई हैं, तो तकरीबन 1 से लेके 7 तक है और मेरे हिसाब से 11 से लेके 14 10 से 14 8 9 और 10 चैप्टर हमने स्किप करे। हाँ, तो 11 से 14 और 1 से 7 तक है। तो मतलब बाकी हमने बुक पूरी कर ली है जी, आज कंप्लीट हो गई है हमारी बुक बिल्कुल। अच्छा, ये और भी चैप्टर्स हैं उसके आगे टेक्निकली, तो हमने बेसिकली क्वार्टर 1 के अंदर इतना कंटेंट रखा है। नहीं, वो और भी जो चैप्टर्स है ना वो बेसिकली सारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं और वो हम सॉलिडिटी की दूसरी जो बुक है सॉलिडिटी एसेंशियल से करेंगे, तो उसमें जो है वो फिर हम स्पेसिफिकली सॉलिडिटी की चीजें पढ़ेंगे। वो क्वार्टर 2 स्पेसिफिक फिर जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो अभी आप जो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ रहे होंगे वो हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे और टाइपस्क्रिप्ट की बुक फिर हम शेयर कर देंगे, शेयर फोल्डर उधर डिस्कॉर्ड पे। आपसे बेसिकली आप वो टाइपस्क्रिप्ट के पहले 2 चैप्टर देख के आइएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। कुछ चीजें उसमें कंसोल और सेटअप करने के बारे में लिखी हुई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। मगर नेक्स्ट क्लास में आप कोशिश कीजिएगा सब लैपटॉप पे ज्वाइन करें ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें और जो शुरू के चैप्टर 1 के अंदर स्टेप्स दिए हुए वो आप करके आए टाइपस्क्रिप्ट की बुक के चैप्टर 1 में। और इस बुक की चैप्टर 14 आपके लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं। आपको पता है ये बुक कहाँ है, सबके पास डिस्कॉर्ड पे एक्सेस है और कोई सवाल आपका है तो पूछ लें। ओके सर, थैंक यू। मैं शेयर कर दूंगा क्लास मटेरियल के चैनल पे, बुक शेयर कर दूंगा, ये स्लाइड्स भी शेयर कर देंगे। और सर वो कासिम ने कहा था कि वो डीएफ्स पे एक ट्यूटोरियल भेजेंगे, तो उसका लिंक अभी भेज देंगे या डिस्कॉर्ड पे भेजेंगे? वो मैं भेज दूंगा, डिस्कॉर्ड पे भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है जी, आप उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल जरूर कर लें, स्टार्ट कर लें, उस पे काम कर लें। सर ये जावास्क्रिप्ट इसी वीक में होगा मोस्ट प्रोबेबली, बस अनाउंस होना है किसी भी वक्त। हमने और वैसे ब्लॉकचेन का भी सर, ब्लॉकचेन का भी साथ ही बाद में करेंगे? नहीं, वो अलग होगा, वो मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते बाद फिर होगा। राइट सर एक क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्लास से आपकी टाइपस्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी मेरे भाई। आप लोगों को आई होप के आप लोगों ने सब ने जो है वो 42 चैप्टर्स जावास्क्रिप्ट भी कर लिए हैं। हमारे लाइन मैनेजर्स ने बड़ा काम किया उस पर और मेरे ख्याल से उनकी एक एप्रिसिएशन भी बनती है कि उन्होंने जो है वो ये चीज़ें कवर करवा दी हैं। होपफुली आप लोगों में से तकरीबन सब ने ली हैं वो क्लासेस, होपफुली। हाँ जी सर, वो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं अभी। बिल्कुल, एक्सीलेंट जी। यहाँ से कितने लोग हैं? क्लासेस चल रही हैं वो वाली? सॉरी सर एक क्वेश्चन यहाँ पे, लाइन मैनेजर इस क्लास से हमारे इस बैच से कितने लोग हैं? सर मैं तो कर रहा हूँ यहाँ से। कितने होते हैं बच्चे क्लास में? करते हैं आप लोग? सर 12 से 15 स्टूडेंट होते हैं हर क्लास में। तो वो क्लास कब होती है? ये रात में माशाल्लाह जी, रात में होती है। वो आप डिस्कॉर्ड पे थोड़ा फॉलो कर लें, उसके अंदर लोगों ने लिंक वगैरह दिए हुए, कम्युनिकेशन करने। आप डिस्कॉर्ड को प्लीज रिगुलरसली फॉलो करें और उसमें आप देखते रहे। उसमें काफी अपडेट्स आ रही होती हैं क्लास से रिलेटेड, क्लास मटेरियल से रिलेटेड, अनाउंसमेंट से रिलेटेड, और ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं जो लोग वॉलंटरली दे रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स को, वो भी दे रही होती है। मगर जो नहीं अटेम्प्ट कर पाए वो क्लासेस, उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। आपको जो बुक दी गई है वो बहुत ही इजी टू रीड है और जो नोट्स रिकॉर्डिंग भी दी गई है वो भी बहुत अच्छी स्टूडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग दी गई है। आप वो 2 भी पढ़ लेंगे तो आप मोर देन इनफ है। एडिशनली आप ये क्लासेस अगर जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया तो वो आप जितनी बची हुई क्लासेस है वो ज्वाइन कर लें। चले जी, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। मैं ऑफ होता हूँ। ठीक है जी। सर काइंडली बुक आज शेयर कर दीजिएगा। सर मैं कुछ नहीं था कि ये जो हमारा क्लास मटेरियल है, ये पीडीएफ है, ये मैं जो हमारी PISC की जो प्रोफाइल है, स्टूडेंट प्रोफाइल है, वहाँ पे काफी सारी चीजें जिन्हें नहीं है अवेलेबल। Recording stopped. जी, हमारे ऑफिस में क्या है कि